सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें 1857 का विद्रोह या क्रांति दोनों कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे तथा उन सभी कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं 1857 के क्रांति से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति था वह सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रथम एक ऐसा आंदोलन था, शायद अगर उसका नेतृत्व अगर अच्छा होता, अगर वह केंद्रीय संगठन के रूप में उसका नेतृत्व होता तो शायद उस समय भारत आज़ाद मिल जाता भारत को। तो एक उस परिक्षेप में भी इस 1857 के क्रांति को देखा जाता है। तो हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे जगह पर क्या हो गई, घटनाएं हो गई, तो उन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह प्रारंभ जो होता है वह कहाँ से होता है। देखिए यह जो प्रारंभ होता है वह तो मेरठ से होता है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछते हैं कि 1857 क्रांति का विद्रोह होने का कारण क्या था, किस परिस्थिति में हो गया था। हालांकि जो 1857 का क्रांति है वह स्टार्ट होने का रीजन है जो बहुत सारा था कारण, लेकिन कुछ तत्कालिक कारण है, कुछ महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण है, उन सभी भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः जो कारण था आप देखेंगे 1857 की क्रांति से पहले जो लॉर्ड डलहौजी भी आता है, तो वह भी क्या करता है 1848 से 56 रहता है, तो वह अनेक तरह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो फेमस उसका एक सिद्धांत था कि वह हड़प लेता था, हड़प निधि सिद्धांत द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता था उस पर ये कुशासन का आरोप लगा। इन सभी कारणों से वह क्या था, जो पहले से जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही थी भारतीयों पर, वह काफ़ी क्या था, एक दमनकारी था, जो अंदर ही अंदर सबको क्या कर रहा था, एक तरह से ज्वाला का काम कर रहा था। तो वह भी कारण होता है, लेकिन हम लोग उसके तत्कालिक कारण पे चर्चा करेंगे। तो तत्कालिक कारण यह होता है स्टार्ट होने का उस समय कि क्या होता है कि उस समय एक जो उस समय का जो बंदूक होता है, जो उसमें बंदूक में जो गोली दिया जाता था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जो है ना, जो अभी आप कहिए कि उस समय का जो बंदूक था, ये इन्फेसिस, देखिए ना नाम उसका भूल रहे हैं, वो बंदूक था जो आज जिस तरह से आज AK-47 है, उस समय से उस बंदूक का, हाँ, इंस फास कर नाम था बंदूक का, है ना। उसमें जो कारतूस का जो पहलू प्रयोग किया जा रहा था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। उस चर्बी वाले कारतूस में मुख्यतः गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जो एक तरह से दोनों, एक तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया। और वही ये जो है, जो चर्बी वाले कारतूस है, धीरे धीरे जो जितने भी बटालियन था, जिसमें आप देखेंगे 34 बटालियन जिसमें मंगल पांडे होता है, वह क्या होता है, घुसक जाता है। तो यह धीरे धीरे एक रूप रह रहा था। और भी कारण था, ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो ईसाइयों हैं, ईसाई भारतीयों पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, यानी जबरन भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की बात चल रही थी। फिर यह भी एक अफवाह उस समय फैला था कि क्या किया जा रहा है, यूरोपियों द्वारा भारतीय सैनिकों को मारा जाएगा। तो ये सभी जो कारण था, एक प्रमुख कारण बड़ा भड़कने का, लेकिन मुख्य तत्कालिक कारण ये चर्बी वाला कारतूस था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। उसके बाद एक मुख्य तत्कालिक कारण आएगा, तो मुख्य तत्कालिक कारण वह भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो सबसे बड़ा मुख्य तत्कालिक सैनिकों में एक असंतोष ना होकर के क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, जिसमें आप देखेंगे 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें गाय एवं सुअर के चर्बियों का प्रयोग हो रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। तो वही हो रहा है। सबसे पहले यह विद्रोह मेरठ से प्रारंभ होता है। मेरठ में, हालांकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब 1857 की क्रांति होता है, उसका जो आप देखेंगे, आगे देखेंगे, अजीमुल्लाह के नेतृत्व में क्या होता है, इस क्रांति का क्या कहता है, मतलब स्टार्ट करने का योजना बनाई जाती है। जो नाना साहब, जो अजीमुल्ला होते हैं, उसको अपना पेंशन को लेकर वह कहाँ भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं। तो वहाँ से वह बहुत सारे तुर्की, ये सभी जो होते हैं, उन सभी से मिलकर वो आता है और एक योजना बनाता है। आगे चर्चा होगी किस तरह से अजमुल्ला है जो वह 1857 की क्रांति को एक बीज बोने का रूप में काम करता है। तो वह जो, हालांकि वह जो उसका निश्चित तो किया जाता है 31 मई से, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को स्टार्ट हो जाता है। तो 1857 का वह मेरठ से प्रारंभ होता है। मेरठ के बाद आप देखेंगे किस तरह से जो विद्रोही सैनिक होते हैं वह 11 तारीख के रात में वह दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। 12 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं, 12 में वह पहुंचते ही वह वहाँ बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, वह उनको उस विद्रोह का नेता घोषित करेगा। जिस समय उनकी एज भी काफ़ी हो रहती, लगभग 80 वर्ष के हो रहते हैं, बूढ़ा हो रहते हैं। तो 1857 का क्रांति का विद्रोह हुआ मेरठ से हुआ था। अब प्रश्न यह भी मिलता है कि जो मेरठ से है, उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो मेरठ में उस समय एक जो कार्यरत थे, ये सूबेदार कर थे, ये धन सिंह गुर्जर थे, है ना। वह भी, उनका काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि वह क्या होते हैं वहाँ पर, ये
मतलब सरदार कोतवाली के रूप में वहाँ पर वो कार्यरत होते हैं थाना में। तो गुर्जर सिंह का योगदान यहाँ पर होता है। तो इस तरह से 1857 के क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ हुआ मेरठ से हुआ। सेकेंड हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 1857 के क्रांति का जो स्टार्ट हुआ वह क्यों स्टार्ट हुआ, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया कि जो कारण तो बहुत सारा रहा असफलता का, जिसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः निश्चित समय पर प्रतीक्षा ना कर पाना। जिस तरह से 31 मई की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को स्टार्ट हो गया था। उसके बाद और क्या देखेंगे कि देसी राजाओं का देश द्रोही रुख, बहुत सारे जो देसी राजाओं थे, जिसमें से आप देख लीजिए पटियाला देख लीजिए, नाभा देख लीजिए, जींद देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, ये सभी नेपाल हो गए, ये सभी अंग्रेजों को साथ दिए। तो वह भी एक कारण रहा। संपूर्ण देश में प्रसारित भी नहीं हो पाया। पंजाब में देख लीजिए, दक्षिण भारत में यह नहीं हो पाया। फिर केंद्रीय संगठन का भी कमी था। ये सभी जो कारण थे, इसके कारण यह जो क्रांति असफल नहीं हुआ। तो वो तत्कालिक कारण पूछ रहा है कि क्या तत्कालिक कारण, तो वही करा चर्बी वाले कारतूस। ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, इसमें जो भी बंदूक थी जिसमें गोलियों का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें चर्बी वाले, मुख्यतः चर्बी इसलिए प्रयोग किया जा रहा था ताकि उसको नमी से बचाया जा सके। तो वो जो चर्बी वाले कारतूस होते थे उसमें मुख्यतः गाय और सुअर की चर्बी होते थे, जो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। और जहाँ से ये 34वीं जो बटालियन होगा, है ना, नेटिव इन्फेंट्री का बटालियन मंगल पांडे, वहाँ से यह विद्रोह का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते ही देखते मेरठ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद सभी क्षेत्रों में वह तेज़ी से फैल जाएगा। और सभी जगह जो नेतृत्वकर्ता, जिसे देखिए कारण यह भी होता है कि नेतृत्वकर्ता केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण जिस जिस क्षेत्र में चला जाता है वह उसके अधीन में वह आंदोलन चलता जाता है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है, विध्वंसक भी हो जाता है। और इसके कारण अंग्रेजों को दबाने का मौका मिल जाता है। तो यह हो जाता है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस है ना। अगर मुख्य तत्कालिक कारण पूछ दिया जाए तो उस प्रश्न का आंसर चर्बी वाले कारतूस नहीं होगा, उसमें हो जाएगा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, वह काफ़ी कारण था, क्योंकि वो संदेह हो रहा था ना। अभी हम लोग चर्चा उसकी करेंगे कि आप देखेंगे किस तरह से ये जो आंदोलन स्टार्ट होता है। जब मंगल पांडे क्या होता है, जब वह अपने ड्यूटी से लौटकर तंबू में आ रहा होता है, लगभग 4 बजे का समय होता है शाम का, तब क्या हो जाता है, एक मतलब अफवाह फैलता है। अफवाह तो पहला फैलता है कि जबरन क्या किया जा रहा है, सिपाहियों को ईसाई बनाने की बात किया जा रहा है। दूसरा अफवाह यह भी फैलता है कि यूरोपीय सैनिकों को हिंदुस्तानी सैनिकों को मारने के लिए आ रही है, ये कारण होता है। तो ये सभी कारण होता है। उसके बाद उस समय ऐसा मतलब जो एक प्रोफेसर होते हैं, इतिहासकार वैगनर होते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं 1857 की क्रांति में कि शायद उस समय जो मंगल पांडे होता है थोड़ा भांग का लिया हुआ रहता है। तो उस तरह से वह उसके नशे में होने के कारण वह बाहर अपने छावनी से जो ग्रैंड फील्ड होता है, गार्ड बिल्डिंग ग्राउंड होता है, उसमें आकर वह अपने छावनी के सैनिकों को भड़का रहा होता है। सबसे पहले वह जो देखता है, कौन देखता है, ये जेम्स ह्यूसन देखता है। वो पैदल ही बाहर आकर देखने लगता है कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद उसमें यहाँ पर भी मंगल पांडे ह्यूसन के बीच तनातनी होगा, जिसमें क्या होगा कि मंगल पांडे ह्यूसन पर गोली चलाता है, लेकिन गोली हुआ उस समय वह उसके बगल से होकर गुजर जाती है और वो गोली नहीं लगती। फिर जैसे ये बात पता चलता है, फिर लेफ्टिनेंट बेपदे बाग आएगा अपने घोड़े पर लेकर, फिर वहाँ भी लेफ्टिनेंट बाग इसको गोली मारेगा तो वह चुक जाएगा मंगल पांडे को, फिर मंगल पांडे भी मारेगा, चुक जाएगा। तो ये सभी इस तरह से ये सूत्रपात होता है। उसके बाद बहुत सारे जो वहाँ पे होते हैं, एक शेख पलटू होता है उसी छावनी में 34वीं, जिसकी कहानी हम लोग कर रहे हैं कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक शेख पलटू होता है जो भारतीय होता है लेकिन अंग्रेजों की तरफ से होता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो मंगल पांडे को पकड़ता है तो उसी को मंगल पांडे के जो तरफ से थे, कौन थे, ये ईश्वरी प्रसाद होता है, उसको बोला जाता है पकड़ने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। तो शेख पलटू जब उसको कमर से पकड़े रहता है, किसको, मंगल पांडे को, तब वह धमकी भरे हुए लफ्जों में कहता है ईश्वरी चंद्र कि अगर तुम मंगल पांडे को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मजबूरन वह छोड़ देता है, वहाँ से निकल जाता है। फिर मंगल पांडे दूर भागते हुए कहता है तुम लोगों ने मुझे उस्काया। इस तरह से इसका एक वर्णन है, आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। तो इस तरह से उसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि मंगल पांडे को 6 अप्रैल को उसको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फिर 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दिया जाएगा। हालांकि लास्ट में आत्महत्या करने का प्रयास करता है जब यहाँ से भाग निकलता है, तो लेकिन फिर भी वो बच जाता है। ये तो इस तरह से था। चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालिक कारण था। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कौन किया था, यही मंगल पांडे था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की है कि किस तरह से मंगल पांडे क्या करता है। जो एक अफवाह फैलती है छावनी में, जब वह अपने ड्यूटी से आता है, ड्यूटी से आने के बाद वो जिस तरह से भावना होती है कि भारतीय सैनिकों को जबरन ईसाई बनाने का बात हो रहा है, उसके बाद यूरोपीय सैनिकों द्वारा भारतीयों को मारने की बात हो रहा है, ये सभी अफवाह उसके माइंड में फैल जाता है। और एक तरह से यह भी होता है धार्मिक हस्तक्षेप जो किया जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, सबसे पहले जो है विद्रोह करता हुआ मंगल पांडे के द्वारा, जिसमें 6 मार्च को क्या किया था, 6 अप्रैल को इसको कोर्ट मार्शल करने के बाद 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, किससे था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मंगल पांडे कहाँ से था। मंगल पांडे जो था 74वीं नेटिव इन्फेंट्री नेटिव बटालियन होता, बहुत सारे बटालियन था, आगे आप देखेंगे 9वीं बटालियन, फिर बंगाल में एक और 17वीं बटालियन, 16वीं बटालियन, सब इन्फेंट्री नेटिव बटालियन होता है। हालांकि यह विद्रोह का जब सूत्रपात हो जाता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से, बाद में इस बटालियन को रद्द कर दिया जाता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से इस चीज़ों को। मंगल पांडे क्या होता है, जब अपनी ड्यूटी से वह आकर अपने छावनी में तंबू में रह रहा होता, लगभग समय 4 बजे के करीब होता, तब उसे यह पता चलता है कि ईसाई मतलब जबरन है जो भारतीयों को ईसाई धर्म बनाने की बात किया जा रहा है, और यूरोपीय सैनिक क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सैनिक को मारने के लिए आ रहे हैं। यह इतिहासकार कौन, ए वेगनर अपनी किताब में द ग्रेट फियर ऑफ 1857 में लिखते हैं। वही वेगनर लिखते हैं, सिपाहियों को मन में बैठे डर को जानते हुए क्या होता है, वह जो मंगल पांडे होता है वह बाहर निकलकर अपने जो बटालियन होता है उस बटालियन को क्या करता है, भड़काने का काम करने लगता है। और इसी बीच जब भड़काने का काम कर रहा होता है, जो बिल्डिंग होता है ना, वो क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग होता है, उसी परेड ग्राउंड में आकर वो क्या कर रहा होता है, अपने मतलब बैच के सिपाहियों को उस मतलब उसको भड़का रहा होता है। तो सबसे पहले जो निकल कर आता है वह आता है जेम्स विल्सन आता है। इन सब के बारे में जानने के बाद वो पैदल ही बाहर निकल जाता है, और इस घटना का जसदीत गवाह जो हम लोग चर्चा किए भी, शेख पलटू होता है। तो वह क्या होता है, जैसे ही मंगल पांडे जब देखता है हुइसन को तो उस पर गोली चलाता है, गोली वो चूक जाता है, उस समय उसके पास नहीं लगता है। फिर जब ये मैटर को पता चलता है, लेफ्टिनेंट बेम्पदे वह अपने घोड़े पर तैनात होकर आते हैं, मंगल पांडे को वह अपने बंदूक से गोली लोड करते हुए देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मंगल पांडे को जब लोड करते हुए गोली देखते हैं तो वह पिस्टल से क्या करता है, कौन, जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेप्ते होते हैं वह गोली चलाते हैं, और उस समय मंगल पांडे को गोली नहीं लगता। फिर मंगल पांडे भी अपोजिट में गोली चलाता है तो वह भी उसको नहीं लगता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अब है जो मैटर पूरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ जाने के बाद क्योंकि उसके पास सिर्फ बंदूक के अलावा तलवार भी होता है, तो अब इस तरह से वो कूद पड़ता है सर्जेंट हुइसन को। और यहाँ पर ईश्वरी पांडे जो होता है, यह होता है मंगल पांडे की तरफ से, क्योंकि वो छावनी को भड़का रहा होता है, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन शेख पलटू जो होता है वह होता है ब्रिटिशर्स के सहयोग से। तो यह जो उसको ईश्वरी पांडे होता है, सूबेदार होता है, उसको कहा जाता है मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, वो मना कर देता है। तब वह शेख पलटू आकर किसी तरह से उसको पकड़ता है, काबू करता है। तो वह भी शेख पलटू को कहता है कि आप जल्द से जल्द और सिपाहियों को लेकर इसको कैद में करिए। तो वह मना कर देता है, और वह यह भी बोलता है, कौन, ईश्वरी पांडे, कि अगर आप मंगल पांडे को नहीं छोड़ेंगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो अंततः उसको शेख पलटू को छोड़ना पड़ता है, और मंगल पांडे भागते हुए कहता, तुम लोगों ने मुझे भड़का दिया और तुम लोगों ने लास्ट में मेरा साथ नहीं दिया। या कहते हुए वह फिर क्या करता है, अपने ही बंदूक से वो गोली से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन वो घायल होकर वहाँ पर गिर जाता है। फिर आप देखेंगे कि 6 अप्रैल को उसको कोर्ट मार्शल किया जाएगा मंगल पांडे का, और 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से मंगल पांडे के हम लोगों ने समझा किस तरह से ये सूत्रपात होता है, किसका, 1857 के क्रांति का, 24 नेटिव इन्फेंट्री का। फिर बाद में क्या कहता है, ये जो इन्फेंट्री नेटिव था इस बटालियन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 5वां में, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल, ये जो लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद, तो बेगम हजरत महल मुख्यतः जो नेतृत्व करते हैं वह करते हैं लखनऊ से करते हैं। तो अब देखिए बेगम हजरत महल कौन था, तो वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी होती है बेगम हजरत महल। तो उन्हीं के द्वारा क्या किया था, बेगम, देखिए वाजिद अली जो शाह होते हैं, वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद बेगम हजरत महल क्या होता है, वह अपने अल्पवयस पुत्र को इस गद्दी पर बैठाता है। उसी के बाद से क्या हो जाता है, यह विद्रोह स्टार्ट होता है, और उसका जो नेतृत्व करता है बेगम हजरत महल करती है। तो ध्यान में रखिएगा, वो कानपुर से लखनऊ से करती, कानपुर से हम लोग देखेंगे कि नाना साहब करेंगे, सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे किया जाएगा। फिर बनारस और इलाहाबाद भी हम लोग चर्चा करेंगे। इलाहाबाद से मुख्यतः आपको देखने को मिल जाएगा लियाकत अली करेंगे। तो वही करा 1857 के क्रांति का नेतृत्व है जो जब लखनऊ पहुंचा था यह विद्रोह, तो वह कौन किए थे, तो वाजिद अली शाह की जो दूसरी वाइफ रहती है बेगम हजरत महल, उनके द्वारा यह किया जाता है। तो ध्यान में रखना है। और एक और ये भी देखिए ध्यान में रखेंगे, जब बेगम हजरत महल वहाँ पर जब इसका नेतृत्व कर रही होती तो हाथी पर सवार होकर पूरा वीरतापूर्वक सैनिकों से लड़ रही होती है। और जब वीरतापूर्वक सैनिकों से लड़ रही होती है तो जो अपोजिट में जो होते हैं ये विदेशी, जिसको अंग्रेज जो होते हैं दबाने वाले जो अधिकारी होते हैं उस समय, जो ये होते हैं लखनऊ से, देखिए ना, कैंपेल होते हैं, है ना, कैंपेल के अपोजिट में कैंपेल होता है, और वही कैंपेल इस विद्रोह को अंततः दबा देते हैं। और फिर लास्ट में बेगम हजरत महल को वहाँ से भाग कर क्या करना पड़ता है, नेपाल की ओर चला जाना पड़ता है। तो इस तरह से
बेगम हजरत महल के द्वारा क्या किया जाता है, यह नेतृत्व संभाला जाता है। उस समय जो उनके बेटे का जो उम्र होता है ना, काफ़ी अल्पवयस्क होता है, मात्र 4 वर्ष के ही वयस्क पुत्र जो वर्जित कादिर होते हैं उसको अवध का नवाब घोषित किया जाता है, और वही फिर वो उसको बनाते हैं। हजरत महल शांतिपूर्वक ये अत्यंत वीरतापूर्वक लड़ाई करती है, वही हाथी पर सवार होकर, किंतु रानी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती और कैंपेल उस विद्रोह को दोबारा दबाने में सफल हो जाता है और बेगम हजरत में पराजित होकर नेपाल निकल जाती है। इस तरह से ये हम लोगों ने समझ। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर है, आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग था। और यही 1857 का जब इतना बड़ा विद्रोह होता, अगर आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति का जिस स्तर पर विद्रोह हुआ था, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को मारा गया, अंग्रेजी सैनिकों को भी बहुत, आप बीबीगिरी का कांड देख लीजिए, उसमें 200 महिलाओं और बच्चों को ब्रिटिश को मारा गया था। फिर आप देख लीजिए कि जब कैंपेल आता है, फिर ये लियाकत अली नेतृत्व करते हैं, फिर वहाँ ये लखनऊ में ये तात्या टोपे करते हैं, तो उसमें लगभग 17 मतलब तात्या टोपे वगैरह में 17 जो ऑफिसर होते हैं, वो जो ब्रिटिश सैनिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सभी की मृत्यु। तो काफ़ी नुकसान होता है। अगर इसको सही दिशा और केंद्रीय संगठन की कमी ना होता तो यह शायद विद्रोह उस समय काफ़ी सफल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं केंद्रीय संगठन की कमी के अभाव के कारण, तथा बहुत सारे लोगों का इसमें तटस्थ भी देखेंगे। लेकिन अगर केंद्रीय संगठन अच्छा होता तो उन सभी का भी सहयोग धीरे धीरे समय में मिल सकता था। वह भी आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से 1857 के ये जो क्रांति था वह मुख्यतः सफल होने का कारण क्या था, जिसमें वो सभी चर्चाएं रहेगी। तो उस सभी परिक्षेप को समझना भी जरूरी है। तो 1857 के गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कैनिंग था, और यही लॉर्ड कैनिंग जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाता है, इसको सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में भारत का जो क्या होता है, कंट्रोल होता है, यानी कि जो अधिकार होता है वह क्या करता है, ब्रिटेन के राजा और रानी, यानी रानी उसके अपने अंडर में ले लेती है, और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वह वायसराय कहलाना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए साथ में करा 1857 वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो वर्ष 1857 के विद्रोह में कौन से नेता सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। तो यह तो इन 4 ऑप्शन में देखेंगे तो पहले मंगल पांडे ही था। 8 अप्रैल को इसको फांसी का सजा इनको दे दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को दिया जाता है। फिर 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को। तो इस तरह से कुंवर सिंह की भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस तरह से ये वीरतापूर्वक, ये 80 के उम्र में भी अंग्रेजों के क्या किए थे, दांत खट्टे कर दिए थे। मतलब इतने वीरतापूर्वक लड़े थे, बोला जाता है कि अगर वो जवान होते तो क्या हाल होता है ना। तो इस तरह से वो वीर कुंवर सिंह इतना वीरतापूर्वक लड़ते हैं कि वह देखेंगे कि आप लड़ते हुए जो फिरोजपुर में होता है, अंग्रेज़ों का झंडा होता है, उस झंडा को उतार कर वो स्वयं भारतीय झंडा वहाँ पे लगाते हैं। तो ये इनका था। इसका कहानी भी हम लोग करेंगे, किस तरह से वह जब गंगा नदी सोन नदी को पार कर रहे होते हैं, जब हडसन ब्रिटिश होता है उस तरह से उसको आंख में धूल देते हुए अपने सैनिकों को पार कर जब लास्ट में वो पार कर रहे होते हैं, तब उनके गोलियों लग जाने के कारण वो अपने बाएं हाथ काट को गंगा मैया को क्या कर देते हैं, दान में देते हैं। तो यह कहानी है, काफ़ी उनका है, उस चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था सबसे पहले बलिदान, तो वह मंगल पांडे के द्वारा दिया जाएगा। किस तरह से मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का बटालियन होता है वहाँ पर ये भड़क जाने के बाद क्रांति, इस तरह से वो क्या हो जाता है, ब्रिटिश सैनिकों से मुठभेड़ के कारण क्या हो जाता है, ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ मंगल पांडे को भी, तो ब्रिटिश पांडे को तो नुकसान होता ही होता है, उसके बाद मंगल पांडे को भी अंततः पकड़कर उसको फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे पहला फांसी वह मंगल पांडे को, कब, 8 अप्रैल को। 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल किया था, ठीक 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया जाता। तो विद्रोह का कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। स्टार्ट तो होता है 10 मई को विद्रोह, है ना, पूरे रूप से। तो लेकिन जो बीज बोया गया था, इसका जो कहीं ज्वाला जो स्टार्ट हो गया था, मंगल पांडे की मृत्यु के बाद से ही वह सभी जगह क्रांति उत्तेजित हो चुका था। तो कह रहा कानपुर में सैनिक का नेतृत्व अभी हम लोग क्या किए थे, यह जाने थे कि बेगम हजरत महल है जो, वह किस शहर से नेतृत्व किए थे। तो हम लोगों ने देखा था वह लखनऊ से किए थे, जो कि वाजिद अली शाह के दूसरी पत्नी होते हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से डलहौजी, देखिए याद करिए, वाजिद अली शाह जो समय लखनऊ की चर्चा हुई थी, उसमें वाजिद अली शाह क्या करता, उस क्षेत्र पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाता है ना। याद करिए, चर्चा पहले भी हुई है कि डलहौजी उस पर कुशासन का आरोप, उसमें से एक अधिकारी को चेंज भी करता है,
और उसमें वैसा अधिकारी को भेजता है कि एकदम उसको साबित ही करना था कि वहाँ कुशासन हो रहा है, और यह कुशासन का आरोप लगाकर जनता को यह बताता है कि यहाँ कुशासन है, सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। राजा आरोप लगाकर अवध को अपने अधिकार में ले लेता है। तो वहीं से यहाँ पर ये जो होता है हस्तक्षेप होता है। फिर वाजिद अली शाह की पत्नी आती है, ये कौन बेगम हजरत महल, और 4 जून को अपने वयस्क पुत्र अल्पवयस्क पुत्र वर्जिद कादिर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं वह अंग्रेजों से क्या करती है, वीरतापूर्वक हाथियों पर बैठकर उसका मुकाबला करती थी। ये तो था हुआ था। लेकिन यहाँ पे कानपुर है, तो कानपुर में जो नेतृत्व होते हैं, यहाँ पर देखिए कानपुर में स्टार्टिंग में जो है कानपुर का जो सैनिक का नेतृत्व हो रहा है, जो वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी थे, ये होता व्हीलर होता है। व्हीलर एक ऐसा अधिकारी होता है जो भारतीय महिलाओं से विवाह करता है, जिसके कारण व्हीलर को भारतीयों का भी समर्थन काफ़ी ज़्यादा में मिलता है। लेकिन अंततः विद्रोह को व्हीलर नहीं दबाता, वो दबाता कानपुर में ये कैंपबेल हो जाएगा, है ना, हैवलॉक हो जाएगा, सॉरी कैंपबेल नहीं, हाँ, हालांकि कैंपबेल भी बाद में आएगा, लेकिन मुख्य रूप से दबाने का श्रेय वह किसको जाता है, वह हैवलॉक को जाता है। देखेंगे हैवलॉक कितना क्रूरतापूर्वक वहाँ पर घटना करेगा, लगभग 24 घंटे में 6000 भारतीयों को मारेगा। कारण होता है बीबीगिरी का कांड होता है ना, उसको लेके उत्तेजित हो जाता है। अब बीबीगिरी का कांड होने का कारण भी यही रहता है, हैवलॉक रहता है। जब हैवलॉक को एंट्री कर रहा होता है कानपुर में, आप याद करिए, जब हैवलॉक कानपुर में एंट्री कर रहा होता है, तो वह जब आ रहा होता है जीटी रोड से, तो वहाँ पर क्या करता है, वह राहगीरों में मतलब इतने लोगों को मारता है कि मार कर पेड़ों पर लटका देता, फांसी दे देता, मतलब पूरा इस तरह से, मतलब वह क्या करता है, मतलब ये इस तरह से वो कांड कर रहा होता है। जिसके बाद वह क्या होता है, जब यह पता चलता है तो नाना पेशवा को एक बैठक करते हैं, और उस बैठक के बाद वही रात में बीबीगिरी का कांड होता है, जिसमें 200 महिलाओं बच्चों को, ब्रिटिशर्स को मार दिया जाता है काफ़ी। तो यह करा कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व होता है, जो घोषित किया जाता है राजा, वह किया जाता है नाना साहेब को। तो यहाँ पर सैनिक हुए, लेकिन सैनिक का जो सेनापति हुआ तात्या टोपे को बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा कानपुर में सैनिक का नेतृत्व, तो वह तात्या टोपे के हाथ में जाता है। और कानपुर में सैनिक का जो नेतृत्व, मतलब कानपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे वह नाना साहेब कर रहे थे। लेकिन सैनिकों की बात आ जाएगी तो वह उसी तरह दिल्ली में बख्त खां सैनिक का नेतृत्व दिया जाता है, तो वह भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये तो था, हम लोगों ने देख लिया। कुंवर सिंह जो थे वह 1857 के क्रांति का बिहार के जगदीशपुर हुए उस गांव से नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर गांव था, वहां से वह नेतृत्व कर रहे होते हैं। लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही होती है, लेकिन ये मृत्यु ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए होती है। इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देख लिया, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। नाना साहब का नेतृत्व था, झांसी की रानी का नेतृत्व था, बहादुर शाह का सहयोग था, हिंदू मुस्लिम का एकता था। तो महत्वपूर्ण तत्व यही था, हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि यह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें ना ही अंग्रेज हिंदू को अलग कर पाया, ना मुस्लिम, यानी फूट डालो राज करो की नीति नहीं कर पाया। हाँ, कुछ हद तक सांप्रदायिक भावना को भड़काने में यह कामयाब रहा, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तो 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर भाग लिया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसमें जो चर्बी इस्तेमाल किया जा रहा था वह दोनों धर्म को क्या किया, हस्तक्षेप, यानी दोनों धर्म को ठेस पहुंचाने का यहाँ पे काम किया जाता है, क्योंकि इसमें गाय एवं चर्बी दोनों का किया जाता है। इस तरह से इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिला, महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें अंग्रेज ना ही तो मुस्लिम को अंग्रेजों से लड़ा पाया, और ना ही हिंदू को मुस्लिमों से अलग कर पाया। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो आइए थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के नाम में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो होता है वह वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को होता है। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका लेता है, इनको प्यार से मनु भी कहा जाता है। आप अगर शायद 8 है या 9 में कहानी भी पढ़ने का मनु को लेकर। फिर 1842 ईस्वी में उनका विवाह वही होता है गंगाधर राव से होता है, जो मराठा के शासित होते हैं। लेकिन पुत्र 1851 ईस्वी में पुत्र भी होता है, लेकिन 4 माह के बाद उनका मृत्यु भी हो जाता है। फिर 1853 में गंगा राव खुद स्वस्थ ना होने के कारण क्या हो जाते हैं, काफ़ी बीमार रहने लगते हैं। फिर एक दामोदर राव पुत्र का गोद लेते हैं, है ना। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, फिर आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से झांसी का नेतृत्व करता है वह रानी लक्ष्मीबाई की क्या होता है। लेकिन अंततः ग्वालियर में क्या होता है, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इस समय वो साथ में होते हैं, तात्या टोपे भी होता है। फिर जैसे ही वहाँ पर जब लक्ष्मीबाई का ये पता चलता है, तो उस समय युद्ध का मैदान का ही भावना ही चेंज हो जाता है ना। उसके बाद वो नाना साहब वहाँ से निकल के नेपाल चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का हो गया मूल नाम। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 में करा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था,
1857 के क्रांति का विद्रोह क्या था। देखिए एक चीज़ और आपको समझना होगा कि इस प्रश्न को जानने से पहले ये आपको जानना होगा कि 1857 के क्रांति की असफलता के कारण क्या था। तो असफलता के कारण तो बहुत सारे थे, कुछ जानते हैं, जैसे निश्चित समय की प्रतीक्षा न कर पाना, जिस तरह से 31 मई का योजना बनाया गया था लेकिन 31 मई से पहले ही 10 मई को स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि देसी राजाओं का देशद्रोही रुख था। जैसे हम लोग देखें देशद्रोही रुख कैसे, जैसे पटियाला हो गया, नाभा हो गया, जिंद हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी अंग्रेजों के साथ थे, यह भी एक कारण था। तीसरा था सांप्रदायिकता का खेल, कुछ सांप्रदायिकता की भावना को भी यह अंग्रेजों ने कायम रखा, जिस तरह से उन्होंने भड़का दिया किसको, सिख को और हिंदू को, कि अगर फिर से बहादुर शाह का शासन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिख और हिंदुओं का स्थान नहीं होगा, उसको फिर से प्रताड़ित किया जाएगा। तो कुछ तरह से कहिए आंतरिक रूप से ही क्या क्या कि सांप्रदायिकता का खेल खेलने में थोड़ा सा कामयाब हुआ। फिर संपूर्ण देश में प्रसारित ना हो पाना, आप देखेंगे कि संपूर्ण पंजाब में, दक्षिण भारत में इस विद्रोह का प्रसार ही नहीं हो पाया, पहुंच ही नहीं पाया। तो ये सभी कारण रहा असफलता होने का। उसमें से एक और भी कारण था कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, हमने अभी इसकी चर्चा किया कि केंद्रीय संगठन के कमी के अभाव के कारण किसी सामान्य योजना से केंद्रीय संगठन के कमी के कारण क्या हो गए, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग नहीं लिया। शायद अगर अच्छा नेतृत्व करता या संगठन केंद्रीय संगठन करता होता तो इसका क्या होता, उन सभी लोगों को भी शामिल हो जाते। बहुत सारे आप देखेंगे, आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें क्या था, केंद्रीय स्तर का नेतृत्व करता और एक उद्देश्य की था कि ये करना है, तो इस तरह से उसका काफ़ी सफलता देखने को मिला। तो इसमें उन सभी का अभाव था, जिसके कारण बहुत सारे जो शिक्षित वर्ग थे, जिसमें साहूकार ले लीजिए, पूंजी वर्ग थे, साहूकार हो गया, उसके बाद आप ये ले लीजिए साहूकार हो गया, एक और देखिए ना भूल रहे हैं, मतलब शिक्षित वर्ग कहिए कि इसमें से शामिल नहीं हो पाए थे। मुख्यतः जो कृषक थे उन्हीं लोगों ने क्या किया, अपना योगदान दिया इसमें। हाँ, खेतिहर मजदूर हो गया, ये दिए। तो जमींदार और साहूकार मुख्यतः ये जो कुछ वर्ग थे इसमें साइड रहे। तो 1857 के क्रांति में इन्होंने तटस्थ की भावना अपनाए थे, जिसमें से साहूकार, जमींदार ये सभी तटस्थ रहे थे, यानी कि शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखिए 12 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब विचार करना, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। बिल्कुल सही है कि जो मंगल पांडे था वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। जहाँ पर क्या हो रहा था, विद्रोह का आग बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई 1857 को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, हाँ देखिए यही इनफील्ड राइफल था, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंसास कर कर हम वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे पहले प्रश्न में। तो इनफील्ड राइफल था जिसमें चर्बी वाले कारतूस का मतलब हो गया गोली, है ना, इसको गोली कहते, वही कारतूस था, उसमें प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः देखिए चर्बी का प्रयोग करने का पीछे था, नमी से बचाने के लिए किया जा रहा था, और उस चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, तो वही प्रयोग करने से इनकार, यह भी कारण था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी। देखिए हाँ, हत्या देखिए वहाँ पर तो जब जो किताब है ह्यूसन के द्वारा जब उसमें इसके बारे में कहा जाता है ना, तो उन्होंने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया कि वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में हो सकता है हो जाए, लेकिन जब वो आप देखेंगे कि इतिहासकार ए वैगनर अपनी किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 में देखेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि जब मंगल पांडे को यह मतलब उस समय भांग के नशे में होता है शाम के में, तो वह उसे ऐसा अफवाह भी फैलता है कि सिपाहियों को जबरन ईसाई बनाने का काम हो रहा है। उसके बाद यूरोपीय से सिपाही हिंदुस्तानी सैनिकों को मारने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण वह व्याकुलता उसको मतलब कहिए कि क्या होता है, व्याकुलता और डर का भावना उसको जकड़ लेता है। फिर वह क्या होता है, अपना ग्रेट पार्किंग यानी ग्रेट फील्ड जो गार्ड बिल्डिंग होता है, क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग, वहाँ पर आकर अपने क्या करता है, सैनिकों को, अपने साथियों को, जो अपने बटालियन होता है उसको भड़काना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उस भड़काने के बाद जब सर्जेंट मेजर ह्यूसन होते हैं, वह क्या होते हैं, पैदल ही बाहर निकल जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, तो उस पर वो गोली बरसा देता है मंगल पांडे। तो पहला बार में तो ये बच जाते हैं। उसके बाद फिर इस घटना को जैसे पता चलता है, लेफ्टिनेंट बाग अपने घोड़े पर सवार होकर आता है, तो वह अपने मंगल पांडे को क्या होता है, बंदूक में गोली को भरते हुए ये देखता है। उसके बाद ये अपने पिस्टल से इस पर गोली चलाता है, तो उसमें वह पिस्टल पर निशाना भी चूक जाता है मंगल पांडे। फिर मंगल पांडे भी लेफ्टिनेंट बो पर गोली चलाता है। तो इस तरह से ये घटना होता है। उसके बाद
फिर शेख पलटू होता है, शेख पलटू मंगल पांडे को पकड़ने का प्रयास करता है, तो हालांकि एक दो प्रयास के बाद वो कमर से उसको पकड़ लेता है। उसमें फिर ईश्वरी प्रसाद होता है, वह जो होता है वह मंगल पांडे की तरफ से होता है, जो सपोर्ट करता है मंगल पांडे को भगाने में ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि शेख पलटू ईश्वरी प्रसाद को कहता है कि मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन मंगल पांडे ये ईश्वरी प्रसाद मना कर देता है पकड़ने से, और साथ में शेख पलटू को भी धमकाता है कि अगर मंगल पांडे को नहीं छोड़ा तो वह उसे मार देगा। तो अंततः वह शेख पलटू को छोड़ना पड़ता है। मंगल पांडे भागते हुए कहता कि तुम लोगों ने मुझे उस्काया है, अगर नहीं उस्काता तो मैं नहीं विद्रोही होता। तो इस तरह करता है। फिर वो अपने आप को आत्महत्या करने की भी प्रयास करता है, क्योंकि गोली लोड कर वो खुद को मारने का करता है। जब मारने के क्रम में जो पहने हुए रहता है उसके वर्दी में आग भी लग जाता है और अंततः घायल होकर गिर जाता है। फिर 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल, 8 अप्रैल को फांसी दिया। तो ये सभी सही है। तो कथन में से कौन सा सही, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, सही है बिल्कुल। 13 में देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वह थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ध्यान में रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली, हालांकि यह भी प्रधानमंत्री होते लेकिन ये 1868 और 1874 से 80 में होते। यही बेंजामिन डिज़रायली होते हैं जो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर, यानी स्वतंत्रता क्रांति के बाद तुरंत राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा यही देते हैं, है ना। यही यही आगे चर्चा इसकी है बेंजामिन डिज़रायली की, जो आप देखेंगे किस तरह के जो स्वेज नहर का निर्माण होता है, तो जो शेयर खरीदने का काम होता है, क्योंकि जब स्वेज नहर बनता है तो आधा शेयर तो किसके पास होता है, फ्रांस के पास होता है, और आधा शेयर तुर्की, मिस्र और अरब देशों के पास होता है। तो वही तुर्की, मिस्र और अरब देशों से यह क्या करता है, शेयर खरीद कर कौन कर ले लेता है, यह ब्रिटेन ले लेता है। फिर आप देखेंगे किस तरह से 1904 ईस्वी में वो अपना सैनिक को बैठा देता है, जिस पर वो पहले उसमें नहीं हस्तक्षेप नहीं होता है, और उसमें सिर्फ वही जहाज़ों को पार होने देता है स्वेज नहर से जो युद्धरत ना हो, है ना, जबकि सभी तरह के जहाज़ों को पार करने का बात था। तो इस तरह से फिर होता है। तो फिर 1847 ईस्वी में फिर इसको क्या करेगा, वहाँ के फ्रांस जो ये मिस्र है वह आंदोलन करेगा। फिर अंततः 1856 ईस्वी में वो राष्ट्रीयकरण कर लेगा। तो इस तरह से वो तो हम लोग चर्चा कर लिए बेंजामिन डिज़रायली, क्योंकि इसी के शासनकाल में 1874 में शेयर कीना जाता है, इसलिए कहें। और यही 1857 की क्रांति को क्या करता है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया जाता है। तो हम लोग का प्रश्न था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह लॉर्ड पाल्मस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सुमेलित करना विद्रोह का क्षेत्र है और विद्रोह के नेता, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने देखा कि जब 1857 की क्रांति का जो स्टार्ट होता है वह 10 मई से स्टार्ट होता है, और मेरठ के बाद वह धीरे धीरे 11 तारीख को, आधा रात के बाद 12 तारीख को दिल्ली पहुंच जाता है ना। और वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता नियुक्त किया जाता है, जो अंतिम मुगल बादशाह होते हैं द्वितीय, उन्हीं के नेतृत्व में। हालांकि उनका उम्र भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर और भी जगह ये विद्रोह धीरे धीरे फैलता जाता है। अब देखिए मेरठ, तो मेरठ में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं वह कौन कर रहे होते हैं, वह कर रहे होते हैं कदम सिंह। अब आपके माइंड में उठा हुआ ये कदम सिंह कौन है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद दिल्ली में वो उसके बाद फैलता है ना, दिल्ली को ही 12 तारीख को दिल्ली पहुँच जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि हरियाणा में होता है, इसमें राव तुलाराम करेंगे। उसके बाद फिर बरेली पहुँचता है, जिसमें खान बहादुर खां करेंगे। तो पहला प्रश्न है मेरठ कदम सिंह। अब कदम सिंह के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये राव कदम सिंह कौन थे, तो राव कदम सिंह 1857 की क्रांति में मेरठ का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हम लोग पहला प्रश्न देखे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। चर्चा यह किया था कि वहाँ के जो कोतवाल होते हैं, जो कौन होते हैं, धन सिंह गुर्जर, उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिलता है। लेकिन मुख्य तरह से जो विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो कदम सिंह कर रहे होते हैं। तो कदम सिंह क्या होते हैं, मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारी का नेता होते हैं। लगभग 10,000 क्रांतिकारी इनके साथ में उस समय होता है। यह जो होते हैं, देखिए ये जो कदम सिंह होते हैं ना, ये कदम सिंह जो है नैन सिंह गुर्जर के जो भाई होते हैं उन्हीं के पौत्र होते हैं। कौन, राव कदम सिंह होते हैं। इनके अंडर में लगभग 350 गांव आता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8,000 वर्ग मीटर। 1818 में नैन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज ने रियासत पर कब्जा कर लिया था 1818 के बाद। उसी के बाद वह पुनः अपना राज वापस आते थे। उसके बाद जैसे ही जब मेरठ में 10 मई को क्या होता है, सैनिक विद्रोह का खबर फैलता है, तो मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारी राव कदम सिंह के नेतृत्व में क्या किया जाता है, वहाँ की सड़कें को रोक दिया जाता है। अंग्रेजियों के यातायात था उसको बाधित कर दिया जाता है, पूरा ठप कर दिया जाता है। मार्च से निकलने के लिए सभी यूरोपियन को लूटने का भी काम किया जाता है। तो वही मेरठ में क्रांतिकारियों ने कदम सिंह को क्या करता है, वहाँ का राजा घोषित कर खुलकर विद्रोह कर देता है। तो इस तरह से मेरठ में क्रांतिकारी विद्रोह के नेता कदम सिंह थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग देखें कि 10 तारीख को तो मेरठ में, 11 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करता, 12 तारीख को दिल्ली पहुंचता और बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उनको वहाँ का वास्तविक नेता बनाते हैं। हालांकि वह 80 वर्ष की उम्र में काफ़ी उम्रदराज होते हैं। और यह फिर यहाँ पर सैनिक का नेतृत्व बख्त खां के हाथों में जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए हरियाणा में राव तुलाराम करेंगे नेतृत्व इसका। जब राव तुलाराम के बारे में जानते हैं, राव तुलाराम
खुद को स्वतंत्रता घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर और नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया था। उनके 5,000 से अधिक क्रांतिकारी सैनिक मारे गए थे जब वो युद्ध कर रहे थे। तो उन्होंने दिल्ली के क्रांतिकारियों को भी सहयोग किया था। 16 नवंबर 1857 को स्वयं ब्रिटिश सेना के नसीबपुर और नारनौल में युद्ध किया था। ब्रिटिश सेना की कड़ी टक्कर तथा ब्रिटिश सेना के कमांडर जो जेरार्ड और कैप्टन बालिस की मौत के घाट यही उतार दिए थे। तो इतने बड़े थे रावतुल्ला राम, सोच लीजिए, कमांडर जेरार्ड और कैप्टन बेलास को खुद वो मौत के घाट उतारे थे। उसके बाद सभी क्रांतिकारी साथी उनके मारे गए रावतुल्ला राम का, और अंततः फिर आप देखेंगे कि युद्ध दबा दिया जाता है। फिर ये ताते टोपे से मिलने कहाँ चले जाते हैं, ये जाते हैं मतलब आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए रावतुल्ला राम क्या करते हैं, जब पराजित हो जाते हैं तब वो ताते टोपे के पास जाते हैं फिर, परंतु आप देखेंगे फिर लास्ट ताते टोपे को भी बंदी बना लिया जाता है। तो इस तरह से हरियाणा में रावतुल्ला राम करते हैं। अब बरेली में होता है, बरेली में खान बहादुर खां। अब खान बहादुर खां कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये खान बहादुर खां क्या होते हैं, जब मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति हुई थी, उसका समाचार बरेली 14 मई को पहुंचता है, यानी 10 से 14 मई को यहाँ पहुंचता है। अब क्या होता है, जैसे ही तैयारियां शुरू हो गई थी कि 31 मई को सूबेदार बख्त खां का नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होगा। यहाँ पर बख्त खां, अभी चर्चा हम लोग की ना कि सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां के हाथों में जाता, तो यही था कि सूबेदार बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह का शुरुआत हुई। लेकिन बरेली के तत्कालीन जो मजिस्ट्रेट उस समय होते हैं, कौन कौन होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, जेल अधीक्षक होते हैं, और बरेली के कॉलेज के प्राचार्य सिबक मार दिए जाते हैं। शाम 5 बजे बरेली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो दिया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं मेजर जनरल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उसी समय जब ये विद्रोह फैलता है ना, तो वो एक जिला मजिस्ट्रेट के मिलने के लिए शाम में जाते हैं। जब वो दोबारा आते हैं तो उसी समय विद्रोहियों घेर कर उनको कौन कौन जो ये सूबेदार थे, ये मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन होते हैं, उनकी हत्या कर दिया जाता है। फिर और अंततः फिर एक और जो होते हैं जेल अधीक्षक होते हैं, कॉलेज प्राचार्य होता है, इन सभी का भी बाद में मतलब इनको भी हत्या कर दिया सुबह होते होते। तो यही संध्या 5 बजे बरेली पर क्रांतिकारियों का पूरा अधिकार हो जाता है, और 1 जून को विजय जुलूस निकाला जाता है, और कोतवाली तक आकर एक ऊंचे चबूतरे पर खान बहादुर खां जो होते हैं उनको ताजपोशी कर कर वो क्या क्या जाता है, बरेली का नवाब घोषित किया जाता है, और बख्त खां को क्या क्या जाता है, आंदोलनकारियों का सेनापति स्वीकार किया जाता है। तो वही होगा 1857 का, जैसे क्रांति का बिगुल बजता है तो क्या होता है, पूरे देश में आज़ादी की जो अलख जागी हुई थी वह रुहेलखंड मंडल भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि आसपास में यहीं पर बरेली के आसपास में रुहेलखंड वह क्षेत्र आ जाता है। तो ये था खान बहादुर खां जो आखिरी रोहिला सरदार थे। ये जो रोहिला मतलब होता है, रोहिला के आखिरी सरदार ही खान बहादुर शाह थे, तो ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद वह अंग्रेजी कोर्ट में बतौर जज कार्यरत थे मतलब अंग्रेजी कोर्ट में बतौर जज कार्य थे। बोला जा रहा कि जैसे ही वो वहाँ का इनको ताजपोशी किया गया ना, बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स अधिकारी थे उनको लाकर उसी समय फांसी का सजा ये सुनाए थे और फांसी दिए थे पेड़ों पर लटका कर, उसी वक्त जब वो मतलब ये घटना जब वहाँ पहुँचता है 14 तारीख को तब। तो इस तरह से वो क्या होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1857 नाना साहब पेशवा योजना के अनुसार उन्होंने रुहेलखंड मंडल पर अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। फिर अंग्रेजों ने डरकर वहाँ से नैनीताल भाग जाता है। फिर लगातार खान बहादुर खां अंग्रेजों से संघर्ष चलता रहा था, और इसी बीच में लखनऊ के अधीन, उसी बीच फिर अंग्रेज उधर देखेंगे कि लखनऊ के अधीन में, अंग्रेजों के अधीन में लखनऊ आ जाता है। जैसे ये नाना साहब उसके बाद नाना साहब भी बरेली आते हैं। इसके बाद जो होता है 6 मई 1858 को आखिरी बार अंग्रेजों से खान बहादुर खां के बीच संघर्ष होता है, और भारतीय के मुँह हार का देखना पाता है। इसके बाद बहादुर खां भी नेपाल चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया बरेली में खान बहादुर खां, हरियाणा में रावतुल्ला राम के नेतृत्व में भी किस तरह से उन्होंने मेजर किनको एक मेजर कौन थे, मेजर जेरार्ड थे, मेजर वालेस कैप्टन, इस तरह से वो नेतृत्व करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 15 में करा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो देखिए पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिख द्वारा किया था, ये नामधारी सिख की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि आप देखेंगे किस तरह से यह अंग्रेजों का नेतृत्व करता है, जिसमें बुचड़ खाने को लेकर किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि कितने सिखों को लगभग 47 से पहले तो 1 2 3 इस तरह से मतलब 47 सिखों को 9 तोपों पर रखकर उड़ा दिया जाता है। वह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन वो 1871-72 में होता है। तो वही है, अंग्रेजी जो पंजाब में भी तो पूरा नहीं फैल पाता है ना, आंशिक रूप से ही फैल पाता है। तो जो विद्रोह किया था वह नामधारी सिखों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए 16 में 1857 में की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब होता है। अब थोड़ा हम लोग कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो होते हैं उनका जन्म होता है कहाँ होता है, बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में होता है। तो वहीं से वो रहते हैं।
जब क्या हो जाता, 1857 के क्रांति भारत से अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जब कदम बढ़ाया था, तो उसी समय क्या होता, 17 अप्रैल, ध्यान में रखिएगा, 17 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाही और भोजपुर जो ज़िले होते हैं, भोजपुर के जो जिला, भोजपुर जिला के जो होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, सोन नदी, मतलब ये मतलब दानापुर के जो सैनिक टुकड़ी होते हैं विद्रोह कर दिए जाते हैं। उसके बाद वो सोन नदी पार कर आरा पहुँच कर चले जाते हैं और कुंवर सिंह के संपर्क में ही होते हैं। अब क्या होता है, आरा पहुँच कर जेल की सलाखों तोड़ दी जाती है, यानी कि जो जेल होता है आरा में, वो जेल को तोड़ जाता है और कैदियों को आज़ाद कर लिया जाता है। और वह कैदी जो आज़ाद होते हैं, वो जो कैदी आज़ाद होते हैं वह भी विद्रोह में क्या हो जाते हैं, वह शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से और भी वह भयानक, वो तो उस समय तो होते ही हैं, कौन, ये वीर कुंवर सिंह होते ही हुए। अब जो आज़ादी, ये जो थे, जो सैनिक, विद्रोही सैनिक जो जेल से क्या किए जाते हैं, जो कैदी को आज़ाद किया, वह भी विद्रोह में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब 13 अगस्त को जगदीशपुर कुंवर सिंह क्या हो जाते हैं, अब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक बार उनको परास्त का सामना करना पड़ता है। तब 22 मार्च 1858 को क्या करते हैं, आजमगढ़ पर कब्जा कुंवर सिंह द्वारा दोबारा कर लिया जाता है। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब कब्जा करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जुटते हैं। एक बार फिर कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार कर रहे होते हैं। तो जब गंगा पार कर रहे होते हैं तो अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर होती है। घटना है कि जब वह क्या कर रहे होते हैं, वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार कर रहे होते हैं, तो अंग्रेज उनका निरंतर पीछा कर रहा होता है। और अंग्रेजों को धूल झोंकने के लिए आंखों में, वह क्या करते हैं, यह अफवाह फैला देते हैं कि वह अपनी सेना को बरेली के आसपास से कर रहे हैं, जबकि बरेली से दूर वह 12 किलोमीटर वहाँ से अपने सैनिक पार कर रहे थे। तो डगलस उनका पीछा करते हुए बरेली वहाँ पहुँच जाता, देखता वहाँ पर कोई नहीं हो रहा है, तो यहाँ वहाँ तो जो अपने सैनिक होते हैं उसको जो पार करवा रहे होते हैं, वह नाव के द्वारा उससे 12 किलोमीटर आगे। लेकिन जब वह, जैसे ही डगलस को पता चलता है कि वह यहाँ नहीं, वह यहाँ से दूर 12 किलोमीटर, वहाँ जब भाग कर जाता है, तब तक वह सभी सैनिकों को नाव के द्वारा पार करा। तो वही लास्ट वाला जो बचा हुआ रहता ना, जिस पर वो स्वयं सवार होकर पार कर रहे होते हैं, डगलस जैसे ही देखता है अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, क्योंकि उनके लिए वह सुनहरा मौका था डगलस के लिए। तो वही बाएं हाथ में गोली लग जाता है। तब वही जब गोली लग जाने के कारण वह उन्हें लगने लगता कि अगर गोली ज़्यादा देर तक शरीर में रहा तो विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो वही भावपूर्ण तरीके नेत्रों से अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से यह नेता वीर कुंवर सिंह थे। और आप देखेंगे कि ये तो कहानी एक अलग था, जो इस तरह से उनको परिचय देता है कि किस तरह से वह अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़े थे। और भी घटना है, एक घटना और है कि जब वो अंग्रेज से लड़ रहे होते हैं, यानी 23 अप्रैल 1858 को, उससे पहले तो बहुत सारे इतिहासकार ने उनके बारे में लिखा है कि बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक अद्भुत वीरता और आन बान शान की लड़ाई लड़ी थी। कहा जा रहा है कि अगर कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब ना होती, अगर पहले होती, तो शायद वो अकेले अपने दम पर भारत को बहुत आगे तक लेके चले जाते थे। वो इतने अपार शक्ति उनमें था। तो वही जब अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी गई, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के भाड़े के सैनिक को उन्होंने पूरी तरह से खदेड़ दिया। और उसी दिन घायल होते हुए भी वह बहादुर वीर कुंवर सिंह क्या करते हैं, जगदीशपुर के किले पर जाते हैं और वहाँ की जो तिरंगा रहता है, ब्रिटिश तिरंगा, उसे त्याग कर वह अपने तिरंगे को, भारतीय तिरंगे को वहाँ पर लगाते हैं। और वही 26 अप्रैल को बोला जाता है ऐसा मृत्यु हो जाता है। लेकिन इसी में से एक प्रश्न देखो वो मिलेगा, ध्यान देखिए, 26 अप्रैल की चर्चा नहीं है। 23 अप्रैल को वो झंडा उतार कर वहाँ लगाते हैं और घायल है ही रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि घायल होने के बाद उनकी मृत्यु शायद कुछ दिन बाद, तो 9 मई है, तो ऐसे 26 अप्रैल रहेगा। तो आप बुक्स में, एनसीईआरटी में भी 26 अप्रैल लिखा हुआ है, 26 अप्रैल 1858 को। तो 9 अप्रैल है, तो कहीं कहीं 9 अप्रैल भी देखने को मिला है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट 17 में करा, किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। देखिए वो आरसी मजूमदार। ये आरसी मजूमदार क्या होते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जब क्या हो जाता है, भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ाद हो जाने के बाद क्या हो जाता है, भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, ये 1800 मतलब ये भारत सरकार द्वारा इतिहास लिखने के लिए संपादकीय समिति का गठन किया जाता है। और उस संपादकीय समिति का जो सचिव होते हैं वो आरसी मजूमदार ही होते हैं, यानी कि प्रमुख सदस्य के रूप में आरसी मजूमदार ही होते हैं। तो क्या हो जाता है, उस समय अब अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री होते हैं, और शिक्षा मंत्री से इनका कौन, आरसी मजूमदार, जो कि क्या थे, संपादकीय समिति का गठन किया गया था, उसके प्रमुख सदस्य थे। उनके साथ बहस हो जाता है और मनमुटाव के कारण वो क्या करते हैं, आरसी मजूमदार मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री के साथ मनमुटाव के कारण वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं
और छोड़ने के बाद वही जब 1857 की क्रांति का पब्लिकेशन 1957 ईस्वी में करते हैं, तब उसमें वह कहते हैं कि ना ही तो यह स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना ही यह प्रथम स्वतंत्र था। तो इस तरह से आरसी मजूमदार के द्वारा प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा, किसने कहा था कि ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था, वही आरसी मजूमदार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जाना किस तरह से आरसी मजूमदार कब और किन परिस्थितियों में वह क्या करते हैं, 1857 के क्रांति को संबोधन करते हैं। नेक्स्ट 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, कौन सा है। अब देखिए, एक है पब्लिक सर्विस आयोग, एक पब्लिक सर्विस आयोग तो नहीं, पब्लिक सोशल सर्विस आयोग हम लोगों ने देखा था जो 1911 ईस्वी में किया जाता है। कौन किसके द्वारा, ये होते हैं नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, एनएम जोशी के द्वारा किया था ना, याद करिए सर्विस जो 1911 में। तो अलग था वो, अकाल आ गया तो, या फिर उस तरह की कोई विध्वंसकारी घटना हो गया तो वहाँ पर लोगों की मदद के लिए वो स्थापना किया गया था नारायण मल्हार जोशी का। पीला आयोग था, देखिए पीला आयोग क्या था, 1857 के विद्रोह के बाद दमन के बाद भारतीयों के फौज, पीला आयोग क्या था, पीला आयोग का गठन क्या था, सेना के पुनर्गठन हेतु पीला आयोग का गठन किया जाता है। यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाता है, इसमें जो यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया था, अब भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ाया जाता है। जो पहले क्या था, यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था, 5:1 था, लेकिन इस पील आयोग के बाद 2:1 किया गया है ना। तो भारतीय और सैनिकों का अनुपात और यूरोपियों का अनुपात 2:1 बदल गया, पहले ज़्यादा था अब कम कर लगभग समान की बात की गई। लेकिन साथ में इसमें उच्च सैनिक पद पर भारतीयों को नियुक्ति पर बंद कर दिया गया। तोपखाने का पूर्ण अधिकार किसके दिया गया, अंग्रेजों के सैनिकों के अधिकार में दे दिया गया था। यही था पील आयोग। तो मुख्यतः पील आयोग में ये देखने को मिलेगा कि जो अनुपात था सैनिकों का 5:1 से हटाकर उसे 2:1 किया गया। यानी 5 पहले क्या होते थे, 5 ब्रिटिशर्स होते थे, उसके बाद 1 भारतीय होते थे, जिसको बदलकर 2:1 किया गया। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने इसको देखा था, तो यह मिर्जा गालिब थे। अब आइए मिर्जा गालिब के बारे में जानते हैं। ये मिर्जा गालिब कौन थे, तो मिर्जा गालिब एक उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। उनको उर्दू का क्या कहता है, सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इनका जन्म जो होता है मिर्जा गालिब का, वो आगरा में होता है। वही गालिब का जो जीवन यापन मूलतः मतलब होता है जो अपने चाचा के पेंशन पे ही उनका परवरिश होता है। उनके चाचा एक ब्रिटिश सैनिक होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स में सैनिक के पद पर कार्यरत होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन से तो ये पूरा उनका घर बार चलता है। हालांकि मिर्जा गालिब क्या हो जाता है, मिर्जा गालिब जब 13 वर्ष की आयु में थे तभी उनका विवाह कर लिया जाता है। और बोला जाता है विवाह होने के बाद ये मतलब कई जुए और नशा का इनको लत लग जाता है, जिसके कारण ये मतलब अंतिम समय तक भी क्या कर जाते हैं, ये इनके पास पैसा नहीं बचता, कर्ज में ही डूबे रहते हैं। हालांकि बीच में 1857 का क्रांति होता है वो उनको अपने आँखों से ये देख पाते हैं, मतलब उनका पूरा जीवन मतलब इसमें वो अपने आँखों से 1857 की क्रांति का देखे थे। और वही होता है कि उससे पहले जो शेर बहादुर शाह जफर द्वितीय होते हैं, मिर्जा गालिब को क्या किया था, कौन, बहादुर शाह जफर, वो अपने दरबार में दबीर उल मुल्क नज्म उल मुल्क के खिताब से नवाजा था। यानी काफ़ी बड़ा शायर थे वो। उन्हें मिर्जा नौसा का खिताब भी मिला था। शेर शाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी भी थे। उन्हें बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा फ़ारूक का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था, जो उनका पुत्र था। हालांकि बहादुर शाह जफर का जो 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह पकड़ाते तो उनके पुत्र को वहीं पर मार दिया जाता है। तो उन्हीं के जो पुत्र थे ना मिर्जा फ़ारूक, उनके शिक्षक इनको नियुक्त किया जाता है मिर्जा गालिब को। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है जो किस उर्दू कवि को, तो मिर्जा गालिब को था। हालांकि मिर्जा गालिब बहुत ही करीबी से 1857 का क्रांति को देखा था, लेकिन गालिब ने पैसे के अभाव में अपना पूरा जीवन बिताया। बोले ना, इनको जो लत लग गया था, जुए का भी लग गया था। तो जब इनका पेंशन बंद कर दिया जाता है तो ये उसको शुरुआत करने के लिए लेके वो कहाँ का दौरा करते हैं, यहाँ आते हैं, बंगाल आते हैं, है ना। तो लेकिन शुरू में उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये विद्रोहियों को मदद किए थे, इसके कारण बंद किया था। लेकिन हालांकि 3 साल बाद स्टार्ट कर दिया था पेंशन। तो इस तरह से ये मिर्जा गालिब जो 1857 के क्रांति को, विद्रोह को अपने आंखों से देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। देखिए ऑप्शन में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलाना फजलेह खैराबादी और नयाब लियाकत अली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब ये अहमदुल्ला शाह कौन थे, यह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि अजमुल्ला था
जो थे वह क्या थे, मतलब कहिए उस समय वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, है ना। फैजाबाद के मौलवी के रूप में 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति में से इनको जाना जाता है। किनको? मौलवी अहमदुल्ला शाह का। ये मौलवी अहमदुल्ला शाह जो होते हैं, ये होते कौन है? देखिए, ये जो इतना जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण इन्हें है जो लाइट हाउस के रूप में जाना गया था विद्रोह को, ये इतने स्तर तक किए थे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अजीमुल्लाह के बारे में हम लोग जानते हैं कि अजीमुल्लाह कौन था। अजीमुल्लाह का परिवार हरदोई प्रांत का गोपामन का मूल निवासी होता है। मौलवी का नाम अहमद उल्लाह था। मूल स्थान अवध में, फैजाबाद में यहाँ वहाँ का स्थान था। क्या होता है कि जीवी मॉलसन के अनुसार, जो लेखक हैं इतिहासकार, उनके अनुसार कहा गया था जब मौलवी पटना में थे तो अचानक पिछली सूचना के अनुसार उनको एक क्रांतिकारी मतलब ये क्रांतिकारी नहीं, अधिकारियों के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कारण क्या होता है कि मौलवी का मानना था कि जो सशस्त्र विद्रोह की सफलता का लोगों का जो बहुत मतलब इनका मानना था कि इनका अहमदुल्ला का कि सशस्त्र विद्रोह के लिए लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता, इन सभी कई स्थानों की यात्रा कर स्वतंत्रता के बीज बोए थे। लोगों को इसके लिए क्या किए थे? उठाए थे, लोगों को जगाए थे। और मौलवी फजल ए हक खैरवरी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? जिहाद की घोषणा की थी। उन्होंने फतेह इस्लाम नामक पैम्पलेट भी लिखवाया था, जिसमें 1857 के विद्रोह को विस्फोट से पहले मतलब 1857 के क्रांति की जो घोषणा है उसके लिए उन्होंने जिहाद की भी घोषणा की थी। कि उन्होंने फतेह इस्लाम नामक पैम्पलेट भी बांटे थे, जो 1857 के विद्रोह विस्फोट से पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की आवश्यकता के लिए योजनाबद्ध तरीके से क्या किए थे? काम किया था। तो इसके कारण उन्हें माना जाता है कि सोचिए उसी समय में वह जगह जगह घूमकर लोगों को इसके प्रति क्या किए थे? जागरूक किए थे। इसलिए ताकि उनका मानना था कि लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। और फिर अंततः वही होता है, जब उनको पटना में जब रहते होते हैं गुप्त सूचना का अधिकार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जब जैसे ही विद्रोही सैनिक जब पटना पहुंचता है, कब? वह बात है 7 जून को। जैसे 7 जून को जब विद्रोही सैनिक पटना पहुंचता है तो वहाँ पर जेल की हमला करता है, और उस जेल से इनको मौलाना अहमदुल्लाह को दोबारा, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो यह षड्यंत्र में क्या किया जाता है? उनको मौत का दे दिया जाता है, लेकिन फिर उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है गिरफ्तारी में। तो जब ये क्रांतिकारी पटना पहुंचता है 7 जून को, तो वह जेल पर हमला करता है और उसी दौरान में इनको भी वहाँ से छुड़ा लिया था। साथ में अन्य कैदी भी होते हैं, ये भी शामिल हो जाते हैं। तो इसके कारण सबसे कट्टर दुश्मन 1857 को मौलाना अहमदुल्ला शाह को माना जाता है। तो आगे प्रश्न देखने को मिलेगा, ये फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, तो हो सकता है वह भी देखने को मिल जाए कि फैजाबाद से कौन किए थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा भी हम लोग चर्चा किए कि वीर कुंवर सिंह थे। किस तरह से वीर कुंवर सिंह जब 27 अप्रैल को क्या हो जाता है? 27 अप्रैल था कि 25 जुलाई को, है ना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। फिर सोन नदी पार कर वह आरा जाती है, और वह कुंवर सिंह के नेतृत्व में होती है। उसके बाद वह आरा पहुंचकर जेल की सलाखों को तोड़ दिया जाता है, और फिर अन्य कैदियों को आज़ाद कर वो सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर ये किनके नेतृत्व में? वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्या कहता है? विद्रोहियों को, अंग्रेजों को काफ़ी वीरतापूर्वक वो लड़ते हैं। तो उसके बाद अंततः उनकी मृत्यु 26 अप्रैल है। हालांकि इसमें से तो 9 मई था, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो एक घटना भी था किनके वीर कुंवर सिंह के बारे में, कि जब वो गंगा नदी पार कर रहे होते हैं तब उनका अंग्रेज मतलब पीछा कर रहा होता है, तो अंग्रेज को चकमा देते हुए वह अफवाह फैला देते हैं कि वह बरेली से कर रहे हैं, लेकिन बरेली से 12 किलोमीटर दूर, शायद कौन सा जगह था, बिठूर था, कुछ ऐसे था, वहाँ से वो पार कर रहे होते हैं। और अंततः फिर जब डगलस पहुँचता है तो अपने सैनिकों को सभी नावों को पार करवा कर लास्ट नाव पर, अंतिम नाव पर वो बैठे हुए थे, पार कर रहे थे। तो डगलस पहुँचता है, डगलस देख को उसके लिए सुनहरा मौका होता है, और वो फायर करना स्टार्ट कर देता है, और अंततः एक गोली उनके बाएं हाथ में जाकर लग जाती है, और बाएं हाथ को काट के गंगा को समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से धैर्य और ऊर्जावान और वीरतापूर्वक उनमें साहस था। वो 80 की उम्र की बात है वो। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 में 1857 के विद्रोह का नेता बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, जिसकी चर्चा भी हम लोग उनकी कहानी की कर रहे थे। किस तरह से उनका बिहार के जगदीशपुर में जन्म होता है, किनका? ये वीर कुंवर सिंह का। उसके बाद जन्म के बाद वीर कुंवर सिंह के बाद वो जो जन्म होता है वही बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में होता है। फिर 1857 के क्रांति में भगाने में हिंदू मुस्लिम को मिलकर बड़ा कदम इन्होंने उठाया था। उसके बाद ब्रिटिश इतिहासकार होम्स इनके बारे में लिखते हैं कि बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी थी। गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर शायद वो कम होती तो परिणाम कुछ और ही होता।
तो उसी तरह से लड़ते हुए 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। जगदीशपुर के पास वो अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल को बड़ा था। वहाँ के झंडा को हटाकर, यानी अंग्रेज के झंडा को हटाकर वहाँ भारतीय झंडा लगाए थे, और फिर उसके बाद जाकर वही वीर गति प्राप्त किए थे वो। नेक्स्ट देखिए 22 के बाद हम लोग आते हैं 23 में। चलिए 23 में कह रहा 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से सफल हुआ। देखिए अभी हम लोग चर्चा किए कि 1857 के असफल होने का कारण बहुत सारा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि एक कारण था निश्चित समय की प्रतीक्षा ना कर पाना, जो 31 मई को बनाई गई थी। दूसरा कारण यह भी था कि देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, जैसे नाभा, पटियाला, जींद, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सभी अंग्रेजों का रुख रहा, अंग्रेजों की तरफ से। तीसरा था कि सांप्रदायिक का भी खेल खेला गया था थोड़ा सा, यानी कि 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने खासकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं की थी, परंतु आंशिक रूप से सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। सांप्रदायिकता भावनाओं को उभरकर अंग्रेजी सरकार के सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट को अपने पक्ष में कर लिया, और बहादुर, और ये साथ में हिंदू हो गया और सिख हो गया, ये सभी को बहादुर शाह के खिलाफ भड़काने में भी सफल हुआ कि अगर फिर से बहादुर शाह का, मुगल बादशाह का सरकार आ जाएगा तो आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो कुछ सांप्रदायिकता का भी खेल खेला गया। फिर क्या है, उसके बाद और भी कारण थे। संपूर्ण देश में प्रसारित ना हो पाना, संपूर्ण दक्षिण भारत, पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में इसका प्रसारण नहीं हो पाना, तो ये सभी कारण थे। लेकिन क्या उनमें से कौन सा कारण प्रमुख था? पहला देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो ऐसा तो नहीं था, ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संपूर्ण क्या मिला था। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान ने एक साथ मिलकर क्या क्या था, इस क्रांति में भाग लिया था, तो ऐसा तो नहीं था। दूसरा में किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन कमी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इसमें क्या था, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव था। कोई एक केंद्र स्तर पर कोई क्या था, कोई संगठन नहीं था। जिस तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें एक क्या था, केंद्रीय संगठन के रूप में था, और एक लक्ष्य रखा गया था, एक उद्देश्य रखा गया था कि किस तरीके से क्रांति को क्या प्राप्त किया जाएगा, जिसका परिणाम बहुत ही काफ़ी सफलता देखा गया। लेकिन इसमें 1857 की क्रांति में कोई ऐसा केंद्रीय संगठन का पर्याप्त इसमें योजना नहीं था, जिसके कारण देखेंगे कि जिस क्षेत्र में जा रहा था क्रांति, जैसे ये इधर देखिए लखनऊ में गया तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में वो, मानी कि जिस क्षेत्र में जा रहा था वो अपना अपना रुख लेते जा रहा था, है ना। एक क्या था, एक योजना नहीं था। एक आप कह सकते हैं उसको 1857 की क्रांति में आप कह सकते हैं कि जो एक मुख्य रूप से क्या होता है, योजना होता है, जो एक उद्देश्य होता है, उसकी केंद्रीय संगठन में काफ़ी अभाव था। अगर ये शायद ये होता तो वह इसके प्रभाव को सीमित क्षेत्र से भी ज़्यादा तक, हाँ ये भी सही बात है कि सीमित क्षेत्र तक प्रभाव रहा था। जमींदारों की असहभागिता, यह भी सही बात कि जमींदारों की असहभागिता। लेकिन देखिए इन तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन इन तीनों में से सबसे पर्याप्त है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कमी का अभाव था। अगर ये नहीं होता, अगर कोई केंद्रीय संगठन होता, यानी कि एक पूरे देश स्तर पर एक उद्देश्य होता, एक उद्देश्य निश्चित होता कि क्या करना है, क्या चीज़ की प्राप्ति करना है, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता। सोचिए इस 1857 की क्रांति में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों को नुकसान हुआ, ब्रिटिशर्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। उन लोगों को भी कहिए पूरा क्या क्या परेशान कर रख दिए थे भारतीय सैनिक। तो लेकिन एक केंद्रीय संगठन के अभाव के कारण, यानी नेतृत्वकर्ता के कमी होने के कारण, अगर एक अच्छे स्तर पर नेतृत्वकर्ता होता और एक क्या होता, स्पष्ट उद्देश्य होता, तो शायद उसका परिणाम कुछ और होता। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये होगा। जेम्स आउट्रम व टेलर ने विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। उसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया था। आउट्रम और टेलर का विचारक था। उसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया था। जेम्स आउट्रम और टेलर के द्वारा कहा गया था। 25 में देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमने अभी देखा कि 1857 की क्रांति में जो शिक्षित वर्ग मुख्यतः होते हैं वह मध्यस्थ तटस्थ रहते हैं, यानी किनारे पर रहते हैं, जिसमें से पूंजीवादी जमींदार और साहूकार ये सभी जो हैं भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो
तो इस्लाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया जाता, आपातकालीन मुख्यालय बनाया जाता। हालांकि इसका श्रेय भी जाता है 1857 की क्रांति को कंट्रोल करने का श्रेय भी इसी के जाना जाता है। इसके कारण इसको भारत के 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद दिया जाता है और उस वायसराय को लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, आइए इसे समझते हैं। देखिए गडकरी विद्रोह से समझने से पहले आप समझना होगा रामोसी विद्रोह। तो ये दोनों जो गडकरी विद्रोह और रामोसी विद्रोह, ये दोनों जो थे मराठा के ही सैनिक थे। अंतर यह था जो रामोसी विद्रोह था वह क्यों हुआ था, उसमें देख लीजिए जो रामोसी जो होते थे, यानी रामोसी विद्रोह भारत के मराठा के जो पैदल सैनिक होते थे वो रामोसी होते थे, वो रामोसी कहलाते थे। वही जब अंग्रेज क्या करता, मराठों पर जीत हासिल कर लेता तो उसके जो सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसके कारण जो उनके जो ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उस पर कर लिया जाता है, उनके भूमि में भी हस्तक्षेप कर जाता है, जिसके कारण रामोसी विद्रोह होता है। और गडकरी विद्रोह होता है जो दुर्ग होता था, दुर्ग के वंशानुगत जिन्हें जो दुर्ग किला होता तो उस पर जो सैनिक होते थे वह होते थे गडकरी। तो क्लियर है। तो गडकरी मराठा क्षेत्र के दुर्गों के वंशानुगत सैनिक होते थे, जबकि पैदल संगठित जो सैनिक होते थे वो रामोसी होते थे। दोनों विद्रोह हुआ। तो उसी कोल्हापुर महाराष्ट्र में उसके नेतृत्व में विद्रोह होता है, क्योंकि इसके बदले में उनको करमुक्त जमीन दिया जाता था। लेकिन बाद में फिर अंग्रेज उस पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देता है, इसके कारण वो विद्रोह करता है। तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो अब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि बरेली में खान बहादुर खां की चर्चा हम लोग किए थे ना, तो खान बहादुर खां हो जाएगा। जो सेनापति होते हैं बख्त खां के नेतृत्व में खान बहादुर खां, जो लास्ट में आप देखेंगे कि शुरू में तो ये जीतते हैं लेकिन लास्ट में जब हारते हैं खान बहादुर खां, तो वो तात्या टोपे से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस विद्रोह को और भी आगे तक जारी रखने के लिए। लेकिन फिर अंततः फिर तात्या टोपे को भी 1862 ईस्वी में उनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से खान बहादुर शाह बरेली का नेतृत्व कर रहे होते हैं। फिर ये मौलवी अहमद शाह नहीं तो कहिए वीर कुमार सिंह, तो हम लोग चर्चा कर ही लिए कि जगदीशपुर से बिहार से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 29 में, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तात्या टोपे तो बिल्कुल लिए थे। तात्या टोपे को हम लोगों ने भी चर्चा किया कि कानपुर का नेतृत्व है जो वह कर रहे थे कौन, नाना साहब कर रहे थे, और लेकिन जो सैनिकों का नेतृत्व वह तात्या टोपे कर रहे थे। यही तात्या टोपे जो बाद में देखेंगे कि जब झांसी पहुँचेंगे तो वह झांसी में जैसे ही हीरोज के द्वारा जब आक्रमण किया जाएगा तो ये 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग के लिए झांसी जाएंगे, झांसी में जीतेंगे, फिर ग्वालियर आएंगे। जैसे ही ग्वालियर आएंगे कालपी आते हैं, कालपी में आते हैं तो अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चलता है तो उस पर हमला कर देता है। फिर वो क्या करते हैं, ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर की ओर जब योजना बना रहे होते हैं तो फिर वहाँ भी अचानक हमला कर देता है और फिर अंततः वीरगति को प्राप्त हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई। तो वो कहानी है तात्या टोपे से रिलेटेड जिसकी भी। तो यहाँ पर हो जाएगा किसने भाग नहीं लिया, तो भगत सिंह हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली से लिए ही थे। भगत सिंह, देखिए भगत सिंह का जो योगदान है आप देखेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है ना। इसी हिंदुस्तान, ये जो कौन सा प्रश्न है देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होता है ना, जो का कोई कांड होता है, HRA का वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो भगत सिंह का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है ना, वो जो मृत्यु कर दिया जाता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों होती है, साइमन गोबैक का जब नारा लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें सभी सदस्य भारतीय नहीं होते, अंग्रेज होते हैं, उसी का नारा लगाने में उन पर बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी से उन पर छाती पर हमला कर उनका मृत्यु कर दिया जाता है। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव क्या करते हैं, वो जो ऑर्डर दिया गया था लाठीचार्ज का, स्कॉट को दिया गया था। स्कॉट को मारने के लिए होता है, लेकिन गलती से वो सॉन्डर्स को मार देते हैं। कब वह मारते हैं, लगभग 17 दिसंबर 1828 ईस्वी को। उसके बाद फिर असेंबली में भी बम फेंकते हैं, उसके लिए उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1857 के क्रांति में भगत सिंह का योगदान नहीं होता है। और जिनमें योगदान था उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि एक क्या होता है सॉन्डर्स की हत्या में, फिर असेंबली बम कांड में सॉन्डर्स की हत्या 1928 में, फिर सॉन्डर ये बम फेंकते हैं बम कांड असेंबली में 1929 में, और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। काफ़ी कम एज में मात्र लगता है, तब समझिए 21-23 वर्ष में इनको दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो 1857 में से किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद, शहादत खां, राम बिस्मिल्ला खां, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा
शहादत खां। अब देखिए शहादत खां कौन, ये शहादत है। और एक वो शहादत का भी चर्चा किए थे, तो कन्फ्यूज नहीं होना। शहादत खां वो जो क्या करता है, अवध को अपने आप स्वतंत्र कर लिया जाता है, जो पहले आगरा का सूबेदार 1720 से 22 में बनता है। फिर 1724 ईस्वी में क्या किया जाता है, 1722 ईस्वी में अवध का बनाया जाता है। फिर 1724 ईस्वी में अवध को स्वतंत्र कर लिया जाता है। फिर 1739 ईस्वी में वह आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि आत्महत्या क्योंकि उसको क्या किया जाता है, ये जो अफ़गानी होता है भारत में लड़ने के लिए आ रहा है, पूरा जो कत्लेआम मचाता है, तो ये इनको बुलाया जाता है ना शहादत अली को, कि आप उससे बात कर लीजिए। अगर वो पैसा लेकर भारत में चला जाता तो अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा के लिए मोहम्मद शाह होते हैं। हाँ, मोहम्मद शाह होता है, मोहम्मद शाह के समय में होता है उस समय। तो वही मोहम्मद शाह बुलाते हैं, और फिर भी ये बुलाने के बाद जो डील होता है, पैसा नहीं पड़ता है, तो वह आत्मगिलानी में शहादत खां। तो वो शहादत खां थे, सआदत, ये शहादत है। तो शहादत खां ये अंग्रेज़ों का क्या करते हैं, यहाँ पर वीरतापूर्वक नेतृत्व करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा शहादत खां के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे। देखिए जो शहादत खां होते हैं, ये 1857 के क्रांति में संघर्ष में इनका काफ़ी अहम भूमिका रहता है। ये शहादत खां जो होते इंदौर रियासत के महाराज तुकोजी राव होलकर के फौजी होते हैं। कौन, महाराज तुकोजी राव के होलकर के फौजी होते हैं। जब फिरंगियों के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा क्रांति का तारीख तय कर दिया जाता है, तो पूरे देश में क्या हो जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हो जाता है, जिसमें छावनी और रेजिडेंसों पर हमले हुए अंग्रेजों को क्या करते हैं, उधर भगाते आ रहे हैं और मारे जा रहे होते हैं। तो इंदौर रियासत की सुरक्षा के हेतु शहादत खां ने महाराज तुकोजी राव सिंधिया से अर्ज किया। जो महाराज तुकोजी राव सिंधिया, तो उसने मतलब अर्ज किया, ये कहा कि मैं आपका नमक खाया हूँ, हम आपको महेश्वर और महू रेजिडेंस का इलाका वापस दिला कर ही रहेंगे। ये कौन कहता है, ये शहादत खां, क्योंकि शहादत खां भी चर्चा किए। ये क्या थे, मतलब ये तुकोजी होलकर, महाराज जी तुकोजी होलकर जो इंदौर के होते हैं उसके फौजी होते हैं। वो 1818 ईस्वी में महाराज मल्हार राव तृतीय के जो सुलहनामे होता है, सुलहनामे के कारण ऐसा वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ एक संधि हुआ था। तो फिर वही 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में क्रांति की तोपें गड़गड़ा उठी, और शहादत खां जो होता है समझिए, और अन्य जो सरदार, जो अन्य जो फौजी होते हैं, उनके साथ मिलकर वो क्या करता है, HM डुरांडो रेजिडेंस कोठी को अपनी क्या करता है, टेबल पर काम कर। देखिए एक घटना होता है कि यह जैसे ही कसम खाता है कि ये आपको हम महू रेसिडेंस का इलाका वापस दिला कर रहेंगे, और आपको अंग्रेजी शिकंजे से आज़ाद कराएंगे। कौन, ये शहादत खां विश्वास दिलाया जाता है, किनको द्वारा, तुकोजी राव होलकर के द्वारा। तो 1 जुलाई को शहादत खां के नेतृत्व में क्या होता है, क्रांति की तोपें गड़गड़ा उठती है, और एक जो अंग्रेज होता है डुरंडो रेजिडेंस कोठी में टेबल पर काम कर रहा होता है। तो वहाँ शहादत खां रेजिडेंस पहुँचकर कर्नल डुरंडो से बात करना चाहते हैं, लेकिन वह अनाप शनाप बकने लगता है। कौन, ये डुरंडो। और जैसे अनाप शनाप बकने लगता है, और उस डुरंडो ने तमचे से, जिसके पास तमचे होता है, उस पर वो ने बंदूक कही है, वो जो छोटा होता हाथ में, उससे वार कर दिया था, और उनके कान को छूता हुआ निकल जाता है। शहादत खां बचते हुए सीधे घोड़े पर जाकर बैठते हैं, और फिर वहाँ पर कर्नल ट्रेवर भी आ जाता है, और वह भी धमकाते हुए उनको उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है, और वो तलवार से मुकाबला करना स्टार्ट करता है, जिसमें एक गहरा घाव शहादत खां के गाल पर हो जाता है, जिससे वह लहूलुहान हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ये घटना होता है, उसके बाद तो फिर क्या होता है, सरदार को लहूलुहान देख क्रांतिकारी भड़क जाते हैं, और अपने सरदार को लहूलुहान देख क्रांतिकारी भड़क गए। और उधर शहादत खां के ने अलकार भरी, तैयार हो जाओ, फिरंगों को मारने के लिए महाराज साहब का हुक्म है। और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद मुठभेड़ स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद कुछ ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाती है। जगह जगह रेजिडेंसी देखते देखते हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शहादत खां ने सभी वर्गों को संबोधित किया, और क्रांतिकारी को बढ़ते कदम में दिल्ली की ओर मुड़ा। उसके बाद क्या होते हैं, दिल्ली के महाराज फिरोज शाह अपनी सेना के साथ शहादत खां की फौज में भी शामिल हो जाते हैं, और शहादत खां की फौज अंग्रेजों को परास्त करती है। फिर वही 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में कब्जा कर लिया जाता है, और मुगल बादशाह को बंदी बना लिया जाता है 20 सितंबर को। जैसे जब मुगल बादशाह को बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद ये क्रांतिकारी के जो नेता होते हैं ढूंढ ढूंढ कर उनको काला पानी, मौत की सजा, फांसी, तोपे से उड़ाना स्टार्ट कर देता है अंग्रेज। इसी बीच शहादत खां फरार हो जाते हैं, और छुपते छुपाते बांसवाड़ा पहुंच जाते हैं, और अपना नाम बदल कर अकबर खां के नाम से रहने लगते हैं। और 17 साल बाद इनको मतलब समझिए गिरफ्तार किया जाता है, यानी 1874 ईस्वी में। और इनको पहचान कैसे होती है, वो जो
देखे थे ना, जब वो डुरंडो से मिलने गए थे तो डुरंडो के बाद फिर एक और अन्य अधिकारी आ गया था, कर्नल ट्रेवर्स आ गया था, जो तलवार से वार किया था तो एक घाव हो गया था गाल पे। उसी घाव के घाव से मतलब घाव से वो पहचान होती है उनकी। उसके बाद फिर उनको पकड़ कर फांसी दे दिया जाता है, गिरफ्तार कर फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 31 में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? काफी अच्छा प्रश्न है। अब करा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारण कौन थे? वह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का धार्मिक शोषण। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? वह था चर्बी वाले कारतूस था। उसके बाद करा मुख्य तत्कालिक कारण, इस चारों में से जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि यह जो मुख्य तत्कालिक कारण यही था ना। सोचिए, जब वह मंगल पांडे ने विद्रोह आखिर क्यों किया था? क्योंकि एक तरह से अफवाह फैली थी कि जो है ये भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना दिया जाएगा। उसके बाद यूरोपियों के द्वारा भारतीय सिपाहियों को मारने के लिए आ रही है। इस ये यही है ना जो उनको डर जकड़ लिया था मंगल पांडे को, जिसके कारण वो अपने परेड ग्राउंड में आकर वो अन्य जो सिपाही थे, अन्य बटालियन थे, उसको भड़काने का काम करना। तो मुख्य तत्कालिक कारण ये था। उसके बाद फिर तो विद्रोह भड़कना स्टार्ट हुआ तो फैल ही गया। और धर्म में हस्तक्षेप, ये धर्म में हस्तक्षेप तो और दूसरा कारण वो था जो धर्म में हस्तक्षेप किस तरह से हुआ था, जो कारतूस का प्रयोग भी हो रहा था साथ में, यह भी तो एक बहुत बड़ा कारण बना था ना। ये तो अफवाह था ही था साथ में, किस तरह की घटना होने का अफवाह था। लेकिन जो चर्बी वाले कारतूस था उसमें और आग देने का वो काम कर लिया, आग को सुलगाने का। क्योंकि चर्बी वाले कारतूस में गाय वो सुअर का प्रयोग किया जा रहा था, चर्बी का, जो एक तरह से गाय है जो हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया, और सुअर है जो मुस्लिम धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया, जिसमें से कारण यह हुआ कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को कारण मिला। तो मुख्य तत्कालिक कारण अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप था, यह मुख्य कारण था। अगर यह नहीं होता तो शायद उस समय ये स्टार्ट नहीं हो पाता 1857 की क्रांति का। कारण तो और भी था लेकिन मुख्य पूछा है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। तो तात्या टोपे के बारे में अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि तात्या टोपे कौन थे। देखिए तात्या टोपे जो होते हैं, हम लोग चर्चा किए थे कि तात्या टोपे कौन थे। तो तात्या टोपे का जो थे वह कौन थे? ये जब कानपुर में नाना साहेब जब बने थे, वो विद्रोह मतलब वहाँ का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो जो क्या होते हैं, वो जो सैनिक का नेतृत्व होता है वह किनके द्वारा किया जाता है? वह तात्या टोपे के द्वारा ही किया जाता है। और इनका जो जन्म होता है वह महाराष्ट्र के कहाँ होता है? यामलिंग गांव में होता है। ये वाला नामक गांव होता है, वहीं पर इनका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तात्या टोपे थोड़ा सा जान लेते हैं कि तात्या टोपे है जो जैसे इस सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंचती तो वहाँ पर सैनिक ने नाना साहब को पेशवा, जो मतलब सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा बनाया और अपना नेता भी घोषित किया नाना साहब को। लेकिन नाना साहब ने वो जो धार्मिक मतलब ये सैनिक का जो नेतृत्व है वह किनको हाथों में सौंपा? वह तात्या टोपे के हाथों में सौंपा था। तो तात्या टोपे जन्म महाराष्ट्र के तो हम लोग देख ही लिए, आत्माराम पांडुरंग था, वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें तात्या टोपे के नाम से ही पुकारते थे। तात्या की जन्म फरवरी 1814 में हुआ था। मतलब 8 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे तात्या टोपे। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि तात्या टोपे ने किस तरह से संघर्ष किया, क्योंकि आगे इसकी चर्चा होगी, क्योंकि अब हम लोग चर्चा किए थे। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही जो ये होता है, तात्या टोपे नाना साहब को सैनिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। तो ये जनरल हैवलॉक, क्योंकि हैवलॉक है ना जो कानपुर पर नेतृत्व करेगा, बाद में आप देखेंगे कि जो हैवलॉक है कानपुर का नियंत्रण करता है। हैवलॉक कमान अंग्रेजों की सेना के इलाहाबाद की ओर कानपुर पर हमला किया गया था, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में जी जान लगा दिया। वही 16 जुलाई 1857 को उसकी पराजय हो गई और उसे कानपुर छोड़ देना। लेकिन शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं को पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील, पहला बार जब कौन होता है, हैवलॉक जब आक्रमण करता है कानपुर पर, तो इसमें तात्या टोपे की हार होती है और वो उससे दूर कानपुर से 12 मील दूर बिठूर पहुंच जाते हैं। और जैसे बिठूर पहुंचते, बिठूर में भी अंग्रेजों हमला कर देता है। यहाँ भी प्रयास होते हैं, फिर मतलब यहाँ पर बिठूर में इतना वीरतापूर्वक लड़ते हैं कि अंग्रेज भी उनकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर कहा गया है कि बहादुरी प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजी सेनापति ने भी इनकी प्रशंसा की है। कौन? बिठूर में। उसके बाद जैसे ही वहाँ से भागते हैं तो उनकी जो है पराजय से विचलित ना होते हैं और वह ग्वालियर पहुँचते हैं। ग्वालियर के कंटिजेंट नामक प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी पर
मतलब उसको अपने साथ मिला लेते हैं और उसके बाद वो कालपी पहुंचते हैं। अब कालपी से फिर वह कानपुर पर अधिकार करना चाहेंगे, अब हमला करेंगे क्योंकि बगल में ही है कालपी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब वह नवंबर 1857 में कानपुर पर आक्रमण करते हैं। इस वक्त फिर कानपुर में वो जीत जाते हैं, लेकिन यह जीत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। तितर बितर तो हो जाता अंग्रेजी, लेकिन फिर परंतु थोड़े समय के बाद फिर ब्रिटिश सेना प्रधान सेनापति कैंपबेल तात्या टोपे को 6 दिसंबर को पराजित कर देता है। अब वहाँ से वो खाड़ी चले जाते हैं। खाड़ी में वह मतलब जो वहाँ पर संपत्ति था, उस संपत्ति को, धन दौलत को लेते हैं और अपने सैनिकों के बीच में अपने उस धन उससे उसके सैलरी देते हैं, जो भी पैसा था कमी था उस समय देते हैं। फिर अचानक किसी वक्त क्या हो जाता है कि जब वो वहाँ पर काल ये पहुँच जाते हैं, कहाँ, ये खारी चले जाते हैं ना, जीतने के बाद कानपुर जीतते हैं। फिर कानपुर में दोबारा हमला करता है, खारी चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि 22 मार्च को हीरोज के द्वारा झांसी पर आक्रमण किया जाता है। फिर 20,000 सैनिकों के साथ वो सहयोग के लिए झांसी जाते हैं और झांसी मतलब कहिए कि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ होती है, तो वही अपने सैनिकों के साथ और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हराते हैं। हराने के बाद वो वहाँ से कालपी निकलते हैं, कालपी पहुँचते हैं और युद्ध को एक बार फिर हीरोज के खिलाफ यहाँ सामना करना पड़ता, हार जाते हैं। फिर वो ग्वालियर पहुँचते हैं। ग्वालियर में पता चलता है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों हैं। तब वहाँ पर अचानक हमला फिर कर देता है और इसमें ग्वालियर में लड़ते हुए जो होती है कौन, ये झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई यहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाती है। बोला जाता है जैसे ही उनकी मैदान में मृत्यु होती है तो दृश्य कुछ और बदल जाता है। फिर तात्या टोपे यहाँ से बच के निकल के नेपाल चले जाते हैं। तो ये था इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 33 में, इन कथनों पर विचार करिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, जिसमें से किस तरह से हम लोगों ने देखा कि मंगल पांडे के नेतृत्व में जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। फिर और भी जो ईसाइयों मतलब भारतीय सैनिकों को ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तन करने की बात हुई थी। फिर यूरोपियों को भारतीय सैनिकों द्वारा मारने की खबर हुई थी। तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सैनिकों ने ही सबसे पहले यहाँ विद्रोह किया। फिर आप भी देखिए ना, आप जहाँ भी जा रहा है, मेरठ में जा रहा है तो मेरठ में आप यहाँ पहुँचा, पटना में पहुँचा तो दानापुर के जो 6 छावनी के थे सैनिक थे वहाँ विद्रोह किए। विद्रोह कर पहुँचते पहुँचते बारह पहुँच जाते हैं, आना के जेल से कैदी को छुड़ाते हैं। फिर मेरठ में देख लिए, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा मेरठ के जो धनसी थे वो वही थे ना, कोतवाली थे, वहाँ फिर सैनिक भी विद्रोह कर दिया जाता है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही बात है कि हुआ था, तो कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी हो गया। दोनों सही थे। इसमें किस इतिहासकार ने तथा कथित ना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वह आरसी मजूमदार थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि जब भारत आज़ाद होता मतलब हाँ आज़ादी कहिए कि उसके बाद क्या हो जाता है, ये सलाहकार समिति ये एक समिति का गठन किया जाता है ना भारत का इतिहास लिखने के लिए। उस समिति के प्रमुख सदस्य आरसी मजूमदार ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण वो सरकारी पद को छोड़ देते हैं। और फिर जब वो 1957 ईस्वी 1857 की क्रांति को लिखते हैं तो उसमें वह बताते हैं कि ना ही यह राष्ट्रीय था, ना ही प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार। मेरठ में विद्रोह हुआ था, वह 10 मई 1857 को हुआ था और दिल्ली में वह 12 मई को पहुंचा था। नेक्स्ट 35 के बाद हम लोग आते हैं 36 में। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन थे, तो सभी थे। ये जो ऑप्शन में है ना, मुंशी जीवनलाल भी थे, ये सभी उसके समसामयिक या समकालिक इतिहासकार थे। दुर्गास बंदोपाध्याय थे, सैयद अहमद खान मोहिउद्दीन, वे सभी थे। नेक्स्ट 37 में, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसे मार दिया गया था, तो ये तात्या टोपे ही थे। देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हैं। अभी चर्चा किए थे कि तात्या टोपे क्या होते हैं। जब कानपुर में नाना साहब को पेशवा बनाया जाता है और पेशवा बनने के बाद जो सैनिकों का नेतृत्व है वह तात्या टोपे को दिया जाता है। जब तात्या टोपे सैनिकों का नेतृत्व कर रहे होते हैं तब कानपुर पर क्या होता है, हैवलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें वो परास्त होते हैं। फिर वो परास्त होते हैं तो वहाँ से दूर में कहाँ चले जाते हैं, कालपी चले जाते हैं। कालपी पर भी करता तो वहाँ भी परास्त होते हैं, लेकिन वहाँ वीरतापूर्वक लड़ते हैं। फिर वो ग्वालियर में जो कंटिनेंट रेजिमेंट होता है उसके सैनिकों के साथ वो एकत्रित होकर फिर वो क्या करते हैं, कानपुर पर हमला करते हैं और इस बार जीत लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, ज़्यादा दिन तक ये रहता नहीं, फिर कानपुर पर हमला होता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर उसमें वो क्या पराजित होकर हार जाते हैं। फिर वो कहाँ पहुँचते, खरी पहुँचते। खरी में हुआ मतलब जो शाही संपत्ति को अपने अंडर में लेते हैं। फिर अपने सैनिकों को क्या करते हैं, वह वेतन देते हैं, क्योंकि लगभग 6 लाख या 3 लाख के आसपास वहाँ रुपया मिलता है।
उसके बाद फिर क्या होता, उसी वक्त यूरोज के द्वारा झांसी पर आक्रमण कर लिया जाता है। तब वह झांसी को सहयोग के लिए 20,000 सैनिकों के साथ वह रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग करते और वह झांसी को जीतते हैं। फिर वो वहाँ से कालपी आते हैं, फिर कालपी में यूरोज आक्रमण करता तो वहाँ भी परास्त मिलते हैं। फिर वह रानी लक्ष्मीबाई और ये तात्या टोपे कहाँ होते, ग्वालियर जाते हैं। तो ग्वालियर में भी क्या होता है, जब ये पता चलता है अंग्रेजों को, तुरंत वो हमला कर देता है, जिसमें ग्वालियर में ये लड़ते हुए कौन, रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्ति कर लेती है। फिर वहाँ से तात्या टोपे बचते हुए निकल जाते और फिर बच के बाद वह देखेंगे कि कहाँ, गुजरात, राजस्थान, इस सभी भागते हुए बोलते हैं। लास्ट में वो ग्वालियर के ही जंगलों में जाएंगे, वहाँ पर वो क्या होंगे, रहेंगे। तो उन्हीं का एक दोस्त मानसी होगा, देखिए ऑप्शन में है मानसी। मानसी है जो वो क्या करता, तात्या टोपे का दोस्त होता है, दोस्त बनता है और लास्ट में वो अंग्रेजों को खबर दे देता है, जिसके कारण फिर वो पकड़ा जाते हैं, है ना। तो ये कहानी है। इसलिए एक प्रश्न पूछा गया, किसने अपने मित्र को धोखा दिया जिसके द्वारा अंग्रेज बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वह तात्या टोपे थे। क्लियर, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 38 में, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। देखिए झांसी हुआ था, झांसी का जो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, लखनऊ में हजरतमल, चित्तौड़ नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए कथन एक, कथन ए और कथन बी है। कथन एक का रहा, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार, यह भी कहना पर्याप्त है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का आधारभूत कमजोरी था उसका सीमित सामाजिक आधार था, यानी सीमित था, सब जगह फैलने, सीमित सामाजिक आधार, यानी एक तरह से क्या था, एक मतलब जो उद्देश्य होता है, जो एक तरह का मतलब ये होता है ना कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो कमी था, यानी सामाजिक आधार था, सीमित सामाजिक आधार तक था, वह कैसा उद्देश्य था नहीं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें सम्मिलित सभी होने वाले सामूहिक मजदूरों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऐसा नहीं है कि सब संकीर्ण हितों के लिए लड़ रहे थे, सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध ही युद्ध करना चाहा, सभी अंग्रेजों से मुक्ति ही चाहते थे। लेकिन कहिए कि उसका जो सीमित सामाजिक आधार का कारण यह नहीं था कि संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। हाँ, सीमित सामाजिक आधार का कारण था कि केंद्रीय संगठन का अभाव होने के कारण यह था। तो केंद्रीय संगठन का, अगर शायद केंद्रीय संगठन का अभाव ना होता तो इस युद्ध का, इस 1857 का क्रांति का कुछ और ही दृश्य होता। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो ये सही है, आर गलत है कि संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं है। और संकीर्ण हितों के लिए जहाँ जहाँ क्षेत्र में था वो हम लोग जातिगत जनजातीय और उसमें देख लिए थे। 40 में देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यह कौन कहा था, यह मतलब एचिसन का कथन था। यही था ना जो 1857 के विप्लव के बाद एचिसन के द्वारा कहा गया था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ध्यान में रखिएगा। तो 1857 का जो क्रांति था उसी में से एचिसन का कथन कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, चलिए आ जाइए, सुमेलित करते हैं हम लोग। क्षेत्र है, उधर नेतृत्व है। आप करिए ग्वालियर व कालपी का कौन, तात्या टोपे। क्यों ग्वालियर टापी बोले, कानपुर में तो नेतृत्व करते हुए गए, कानपुर से वो कालपी जाते हैं, कालपी में बिहार का सामना कर पाता, फिर ग्वालियर में कॉन्टिनेंट रेजिमेंट को, सैनिकों को अपने साथ युद्ध करते, फिर कानपुर पर हमला करते हैं। तो ग्वालियर व कानपुर क्या हो जाएगा, कालपी हो जाएगा। तात्या टोपे यही कालपी में आक्रमण करने के बाद ना वो 3 से 6 लाख रुपये को अपने सैनिकों के बीच आवंटित करते हैं। फिर वो जैसे पता चलता है कि झांसी में यूरोज के द्वारा आक्रमण किया जा रहा तो 20,000 सैनिकों को भेजते हैं। तो ये हो जाएगा। इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद व बनारस में लियाकत अली हो जाएगा। तो अब लियाकत अली के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं कि लियाकत अली कौन थे। नेक्स्ट देखिए, नीचे है फैजाबाद। फैजाबाद में क्या किए थे, वह मौलवी अहमदुल्ला का तो अभी हम लोग चर्चा किए कि किस तरह से मौलवी अहमदुल्ला ने बंगाल, पटना, मेरठ, कलकत्ता, इन सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागृत किया। उनका मानना था कि जब तक लोगों का सहभागी नहीं होगा यह आंदोलन सक्षम नहीं होगा, जिसमें कट्टर दुश्मन के रूप में अंग्रेजों ने इन्हें पागा। एक प्रश्न भी देखा गया था ना कि 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने सबसे कट्टर दुश्मन किनको मारा था, यही किनको मारा था, मौलवी अहमदुल्ला का। किस तरह से मौलवी अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस योजना को बनाने के संबंध में उनको फांसी की सज़ा सुनाया जाता है, लेकिन वह अंततः उनको क्या कहता, आजीवन कारावास में बदल जाता है। जैसे विद्रोह 7 जून में 7 जून को पटना पहुंचता है तो विद्रोह जेल पर आक्रमण करता है विद्रोही, और वहाँ से अहमदुल्ला मतलब अन्य कैदियों के साथ अहमदुल्ला भी वहाँ से निकल जाते हैं और वो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो ये था फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर का तो कुंवर सिंह है। अब हम लोग का एक देखना बच गया कम, ये थोड़ा सा लियाकत अली के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो लियाकत अली जो थे, यह देखिए, हाँ लियाकत अली का एक बात मान लीजिए, ये एक मुस्लिम तो होते ही होते हैं, एक ईमानदार जो होते हैं, धर्मपरायण मुसलमान होते हैं, मतलब एक महान शासक और वीरता का व्यक्तित्व करते हैं, लेकिन ये ईमानदार और मतलब कहिए कि शिक्षक, धार्मिक शिक्षक होते हैं। लेकिन जब वह क्रांति में भाग लेते हैं तो
अंग्रेज़ों को काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। मतलब इनके जो करीबी थे, चैल के ज़मींदार और उसके रिश्तेदार इनके अनुयायी थे, वह जब 1857 क्रांति स्टार्ट होता है, जब ये भाग लेते हैं तो गोला बारूद के साथ इनको बहुत ही सहयोग करते हैं। किनको? लियाकत अली को। तो वही 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे देश में बगावत की लहर जब चल पड़ी थी, तो लियाकत अली खां खुलकर सामने आए थे और क्रांतिकारी की अगुवाई करते हुए तहसील इलाहाबाद पर धावा बोल दिया था। वही इलाहाबाद और बनारस है, धावा बोल दिए थे। अंग्रेज़ों को मारकर कब्जा भी किए थे और खुसरो बाग पर भी कब्जा कर लिया था। मौलाना लियाकत अली को जिगर को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उनको काफ़ी साहसपूर्ण व्यक्ति के रूप में संबोधन किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो लियाकत अली के बारे में हम लोगों ने जान लिया। मौलाना लियाकत अली के जलवा का जलाल को देखते हुए क्या कहा गया था? छह, वो जो एक था ना, हाँ, एक छह मतलब छठी जो था इन्फेंट्री बटालियन रामचंद्र 150 फौजियों के साथ भी बगावत कर दिया था, वो भी इनके पक्ष में आ गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर। देखिए 11 मई भी है, 12 मई है। देखिए 10 मई को तो मेरठ था, 11 मई के रात को कूच करता है दिल्ली की तरफ, लेकिन पहुंचता है वो 12 मई को। और सम्राट जो घोषित साथ में वो 12 मई को करता है, बहादुर शाह जफर को, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अब सुमेलित करना है। अब झांसी का नेतृत्व कौन किए थे? आ जाइए। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी। तो लक्ष्मीबाई है, क्यों की थी? क्योंकि आप याद करिए, क्योंकि जैसे ही हीरोज जब झांसी पर आक्रमण करता है तब तात्या टोपे 20,000 सैनिक को सपोर्ट के लिए भेजते हैं, और वो तो वहाँ पर जीत ही लेते हैं। लेकिन वो जैसे कालपी जाते हैं तो कालपी में भी हीरोज आक्रमण करता है, वहाँ हार का सामना पड़ता है। फिर ग्वालियर जाते हैं तो ग्वालियर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जाते हैं उसको पता चलता है, तो वहाँ भी अपने सैनिकों का वो नेतृत्व करता है, वहाँ भी उसको हार देखने को मिल जाता है। मतलब वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति यानी मैदान में लड़ते हुए मर जाती है। जैसे हमारा दृश्य बदल जाता है, फिर तात्या टोपे यहाँ से निकल जाते हैं, है ना। फतेहपुर में हो जाएगा। फतेहपुर में चलिए, फतेहपुर में अजीमुल्ला। अजीमुल्ला कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अजीमुल्ला का भी हम लोग चर्चा करते हैं। अजीमुल्ला एक वैसे व्यक्ति थे जो कहिए कि मतलब ये मतलब एक कहानी थोड़ा समझ लीजिए। अजीमुल्ला कौन थे? अजीमुल्ला जो क्या है, गरीब परिवार से होते हैं, है ना। मतलब इनके जो अजीमुल्ला के कहिए चाचा कहिए ना, मतलब मुस्लिम परिवार से होते हैं। इनका पिता एक नजीब मिस्त्री होता है। एक बार अंग्रेज अधिकारी ने अजीमुल्ला खान के पिता को, बोला जाता है कि छत पर से ढकेल दिया था। मतलब ये क्या होते हैं, अजीमुल्ला अपनी माँ के साथ जो होते हैं वो स्ट्रीट पर होते हैं। फिर एक अंग्रेज अधिकारी उनको देखता है, अपने घर पर नौकर के लिए ले आता है। फिर धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करने के दौरान में उर्दू, फारसी, अरबी इन सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। इन सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाने के कारण अंग्रेज़ों में अंग्रेज वही जो अधिकारी होते हैं उसको अंग्रेज में कहीं एक नौकरी मिल जाता है। उसके बाद जैसे ये बात पता चलता है कि इनमें क्या है, इतना नॉलेज है और ये मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो वो नाना साहब कौन? अब नाना साहब बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब, तब नाना साहब इनको अपने मुख्य प्रधान मतलब ये कहिए सलाहकार बनाते हैं। और जैसे अजीमुल्ला को सलाहकार बनाते हैं और तो क्या होता है, जो 80,000 पेंशन था जो बाजीराव द्वितीय को मिलता था, नाना साहब को बनने के बाद उनका पेंशन बंद कर दिया जाता था। इस पेंशन के सिलसिले में बात करने के लिए ये अजीमुल्ला को ही चुनते हैं और अजीमुल्ला को इंग्लैंड भेजते हैं और कहते हैं जा रानी विक्टोरिया से जाकर बात करिए। और इस सिलसिले में अजीमुल्ला खां कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं और वो बात करते हैं, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर इनको एक महिला से मुलाकात होती है, लूसी नाम से। उनके पति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कजिन होते हैं, तो उसके साथ साथ में उनको अन्य महिलाओं से, बड़े बड़े लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। साथ में लौटते वक्त अजीमुल्ला खान ने तुर्की और उनके जासूसों से भी मुलाकात की थी। कहा जाता है यहीं से वो जब मुलाकात किए थे ना, तो एक प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आए थे वो। और उस प्रिंटिंग प्रेस को जब भारत के लेकर आए थे तो पंपलेट बनाने में 1857 की क्रांति को उजागर करने में और दूर दूर तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहा था इनका। तो ये अजीमुल्ला खां जब वो इंग्लैंड से लौटते वक्त वो तुर्की जासूसों को मुलाकात करते हैं, मतलब बहुत तरह के लोगों से इनको मिलने का मौका मिल जाता है। 1857 क्रांति के सभी स्वतंत्र सेनानियों को संगठन करने का कार्य अजीमुल्ला खान ने किया और ऐसा इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। और वही अजीमुल्ला खान को तात्या टोपे मतलब यही अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो, इन सभी को एकजुट करने का काम यही करते हैं अजीमुल्ला खान। तो इस तरह से जो कानपुर में उस समय जो दो बड़े कुर्तापूर्वक घटना होती है ना, एक 200 महिलाओं का जो बीबीगिरी का घटना होता है उसमें अजमुल्ला खां को दोषी माना जाता है। इनको इसके लिए दोषी बोला कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि यही मेन दोषी थे, उसमें 200 लोगों को जला अधिक कर दिया गया था ना, हत्या कर दी गई थी। तो ये था अजीमुल्ला खां के बाजार में। मथुरा में देवी सिंह के थे। देवी सिंह थोड़ा सा जान लीजिए, देवी सिंह कौन थे? देवी सिंह एक बजरंग बली के, हनुमान के पक्का भक्त होते हैं, है ना। देवी सिंह के पास 14 गांवों का जागीर होता है, लेकिन यह आमदनी, ये मतलब जो इनकी जो आमदनी होती है ये धर्म और ज़रूरत के मंदों को उन्हीं को मतलब जो उससे जो आमदनी होती थी उन लोगों को दिया जाता था जिनको ज़रूरतमंद होती थी। राजा देवी सिंह के बड़े मतलब कुश्ती पहलवान थे,
मतलब काफ़ी मतलब शरीर सुंदर और सुडौल था, गठीला था। लेकिन एक बार जब वो बोला जाता है कि अखाड़े में जब वो लड़ रहे होते हैं, तब गांव के व्यक्ति ने कह दिया होता है कि गठीले ताकतवर का क्या फ़ायदा जब तुम्हारी भूमि पर किसी और का सरकार है। तब वो देवी सिंह एक साधु मतलब एक साधु किसान होते हैं, तब 1857 के समय पनप रही होती है। तब कई गाँव के लोग एकत्रित होकर अनेक गाँव अचलू पहुँचते हैं और उनका तिलक करते हैं और राजा घोषित कर देते हैं। किनको? देवी सिंह को। और वही अलीगढ़, हाथरस और इन स्थानों पर क्या कहता है उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है और बंदी बनाकर 15 जून को उनको फिर फांसी दे दिया जाता है। संबलपुर में साई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, साई सुरेंद्र सिंह कौन थे? साई सुरेंद्र सिंह राजा महाराज साई के बारिश के मृत्यु हो गई थी, मतलब जो बारिश थे ना राजा महाराज साई की, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के भाई होते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब राजा सवाई सिंह की मृत्यु हो जाता है तो अंग्रेज क्या करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है। वह उनकी बीवी को बना देता है, मोहन कुमारी को, जबकि बीबी सिंह को राजपाट और राजगद्दी से मतलब उनका नॉलेज नहीं था, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाता है, यानी कि जमींदारी होता वह गड़बड़ा जाता है। इसके कारण फिर उसको हटाकर एक अन्य व्यक्ति को बना दिया जाता है। देखिए उसका नाम होता है नारायण सिंह को बना दिया जाता है। अब सुरेंद्र सिंह नारायण सिंह में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, मनमुटाव होना चाहिए, क्योंकि बनने का जो अधिकार था सुरेंद्र साई को था, क्योंकि यह उस राज्य के प्रति इनको सब कुछ योग्य थे, उस अनुसार थे। लेकिन ये इस तरह से अंग्रेजों का हस्तक्षेप जारी था। तो वही क्या होता है, 1940 ईस्वी में गिरफ्तार 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि अब गिरफ्तार क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उस समय जो होते हैं कौन, ये ब्रिटिश के उत्तराधिकारी के लिए सुरेंद्र साई के दावे को अनदेखी कर दिया जाता है और नारायण सिंह के शासन में विद्रोह छिड़ दिया जाता है। तो जैसे अनदेखी किया था तो विद्रोह छिड़ा था। सुरेंद्र साई और उनके करीबी सहयोगी ने गोंड जमींदारों में कई शांति पैदा कर दी और इस तरह से क्या होता है 1949 में और 1940 ईस्वी में क्या कहता है, राजा नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। फिर 17 साल बाद उनको छोड़ा था। तो वही 1857 के दौरान सिपाहियों ने सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संबलपुर के को साई से मुक्त कर लिया जाता है और सुरेंद्र साई के नेतृत्व में संबलपुर को अंग्रेजों के विरुद्ध जारी रहता है। 1857 विद्रोह के दौरान लड़ाकों द्वारा हजारीबाग जेल से बाहर कर दिया जाता है। वो हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है सुरेंद्र सिंह साई को। वही 17 साल बाद 1957 में जैसे वो निकलते हैं तो नेतृत्व करते हैं। तो ये संबलपुर हो जाएगा। संबलपुर कहाँ? उड़ीसा में है। 44 में देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ऊपर समझ गए ना, संबलपुर जो सुरेंद्र साई होते हैं मुख्यतः जो होता है उसमें अंग्रेज का हस्तक्षेप स्टार्ट होता है। जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं रानी मोहन सिंह की सत्ता से हटा पहले तो नियुक्त करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर शाही परिवार के वंशज नारायण सिंह को संबलपुर का राजा बना देते हैं, वो वंशज होते हैं। जबकि ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकारी के लिए सुरेंद्र सिंह के दावे को क्या कर दिया था, वो अनदेखी कर दिया था, है ना। तो वहीं पर होता नारायण सिंह के शासन ने विद्रोह छिड़ दिया। नारायण सिंह के शासन में वह विद्रोह छिड़ जाता है। सुरेंद्र साई और उनके करीबी सहयोगियों गोंड जमींदारों में कई अशांति पैदा हो जाती है। ब्रिटिश सैनिक के साथ एक मुठभेड़ में सुरेंद्र साई और उनके भाई उदयंत भाई और चाचा बलराम को पकड़ लिया जाता है। वही बंद करके फिर छोड़ाता, फिर संता में छोड़ते हैं, फिर उसका नेतृत्व करते हैं। फिर नेतृत्व करने के बाद क्या करते हैं, संबलपुर को अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब मुक्त कर लेते हैं उसको। तो फिर वहाँ का उनको राजा घोषित करता है, फिर वो युद्ध जारी रहता है। 1857 में दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने संभाला था? काफ़ी अच्छा देखिए सैन्य नेतृत्व आया, चर्चा आ गया ना, बख्त खां हो जाएगा 44 में, क्योंकि बख्त खां संभाला था ना। राजा घोषित तो किए थे, किसको किए थे? वो किए थे ये बहादुर शाह जफर को, लेकिन सैनिक का नेतृत्व किसने संभाला था? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमिलित करिए विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला। अब दिल्ली है, देखिए अब दिल्ली में विद्रोह का नेता तो किसको क्या, बहादुर शाह अली थे, वहीं दिल्ली में ही थे। हडसन और निकलसन हडसन, चलिए आइए पढ़ लेते, काफ़ी अच्छा है। देखिए हडसन क्या होता है समझिए कि 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह नियुक्त किया गया था। ये तो बात मालूम होगा। 10 मई को दिल्ली से चला, 11 का रात को दिल्ली की तरफ कुछ किया, 12 को पहुंचता है और वहाँ बहादुर शाह जफर को एक दिल्ली का बादशाह बनाता। तो उस समय बूढ़ा भी वक्त युद्ध करने की क्षमता भी उनमें नहीं होती, लेकिन सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां के हाथों में दिया जाता है, दिल्ली का नेता बनाया जाता है। दिल्ली का विद्रोह दबाने के बाद दिल्ली में अंग्रेजों का रेजिमेंट जॉन निकलसन मारा जाता है। यहीं पर विद्रोह को दबाने के दौरान में जॉन निकलसन मारा जाता है। बोला जाता है जब जॉन निकलसन जब क्या होता है, लाहौरी गेट होता है उस पर वह मतलब गेट पर वह तलवार फैलाते हुए मतलब अपने हाथों में लिए हुए जब वो निकलता, तो वहीं पर बोला जाता है एक 2 मंजिला मकान की खिड़की से निकोलसन को पीछे से मारकर हत्या कर दी जाती है। तो उस जगह पर निकोलसन से ज़्यादा मतलब चर्चित है वो व्यक्ति जिसने उनकी हत्या की थी पीछे से, तो मतलब वो था, मतलब वही पीछे से किया गया था। जॉन निकलसन के बाद अंग्रेजी का नेतृत्व हडसन करते हैं। तो इस तरह से इन दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम यहाँ दिया गया है। कभी कभी प्रश्न ये भी मिलता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी का विद्रोह के दमन के दौरान मृत्यु हुई, तो वही निकलसन हो गया। तो कहाँ? तो वो दिल्ली में कर रहे थे। फिर है कानपुर एवं लखनऊ। कानपुर एवं लखनऊ का क्या है, कानपुर में हैवलॉक कर रहे थे, यही हैवलॉक याद करिए
देखिए हैवलॉक का चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो हैवलॉक क्या होता है, जब हम लोग चर्चा किए थे कि हैवलॉक 24 मतलब ये उस समय कहाँ होता है हैवलॉक, 1857 में कानपुर में विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद उस समय सैन्य ऑपरेशन चलाने के लिए इलाहाबाद भेजा गया था। किसको? कानपुर, ये हैवलॉक को। 2 जुलाई को उसने कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को मारे जाने की सूचना मिलता है। जब वह हैवलॉक आ रहा होता है तो कानपुर के जीटी रोड में क्या होता है, जितने भी गांव मिलते हैं उन सभी को हैवलॉक ने जला दिया और राहगीरी में जितने भी लोग मिलते हैं उनको मार कर फांसी लगाता है। इससे मतलब इस क्रूरतापूर्वक देख को जो नाना राव पेशवा थे वह रात में ही एक मीटिंग करते हैं, यानी मंत्रियों के साथ करते हैं, और उसी रात को बीबी गिरी का कांड होता है। और इस जब बीबी गिरी का कांड होता है तो फिर इस घटना से बौखलाए हुए, क्योंकि बीबी गिरी कांड में 200 महिलाओं की हत्या की जाती है, वो अंग्रेजी महिलाओं बच्चों की, जिसके कारण फिर वो 17 जुलाई को जो हैवलॉक होता कानपुर में दाखिला होते ही कत्लेआम मचा देता। मतलब 24 घंटा में कहिए 6000 से अधिक हिंदुस्तानियों को हत्या कर दिया जाता है। तो कानपुर में लखनऊ में कैंपबेल के द्वारा किया जाएगा। अब लखनऊ के भी करता, लखनऊ की चर्चा हम लोग किए थे कि लखनऊ में जो वाजिद अली शाह होते हैं, दिल्ली के विद्रोह के बाद जो केंद्र लखनऊ पहुंचता है 1856 में, तो क्या होता है, वाजिद अली शाह अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, क्योंकि आपको पता होगा डलहौजी का जब शासन काल था ना, अवध को कुशासन का आरोप लगाने के लिए वो वहाँ से एक, वहाँ जो अधिकारी होता है ना, राजस्व हेड होता है वहाँ का, उसको चेंज करता है वो। और वो ऐसा कहता है कि आप तुम ऐसा मतलब वहाँ जाकर करो, वो ऐसा मतलब कार्रवाई, ऐसा कागजात तैयार करो ताकि वो मतलब साबित हो जाए। मुख्य उद्देश्य यही होता है, आप पढ़ेंगे उसको विस्तार से, चर्चा भी पहले हुई। तो वो उसको क्या करता है, जनता के सामने उसको अवध पर कुशासन का आरोप लगाता है कि यहाँ के राजाओं से अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रहा। इस तरह से उसको हटाकर वही वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी होती है बेगम हजरत महल, वह 4 जून को अपने अल्पवयस्क पुत्र को क्या करती है, नवाब घोषित करती है, जिसका नाम है वर्जिद कादिर होता है। वही से फिर भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध करते हैं। बेगम हजरत महल वही हाथी पर सवार होकर वो युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं, किंतु युद्ध में रानी की सफलता प्राप्त नहीं होती और अंग्रेज सेनापति कैंपबेल दोबारा अवध पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया, कैंपबेल लखनऊ। अब झांसी व ग्वालियर, वो झांसी व ग्वालियर में कौन था, तो हीरोज ही था। याद करिए कि जब झांसी पर हीरोज के द्वारा आक्रमण किया जाता है उस समय रानी लक्ष्मीबाई होते हैं, तात्या टोपे उस समय कहाँ होते हैं, खोरी में होते हैं, क्योंकि वो खोरी में अपने सैनिकों को जब उस पर आक्रमण करने के बाद वो धन दे रहे थे, 20,000 सैनिकों के साथ वो बैठते हैं। तो वही झांसी हुआ ग्वालियर, और वही ग्वालियर में जब वो वहाँ से कालपी से जब ग्वालियर जाते हैं तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई, तो ग्वालियर में पहुँचते तो हमला करता है हीरोज, और जिसमें इसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरतापूर्वक मारी जाती है। फिर इलाहाबाद में कर्नल नील, ये कर्नल नील के बारे में भी जान लीजिए, ये भी खतरनाक ही आदमी था। ये जिस तरह से हैवलॉक पूरा कत्लेआम मचाया था ना, वही कर्नल नील भी था। इलाहाबाद के जो मतलब हैवलॉक को तो स्तंभ का केंद्र माना जाता था। उसके बाद नील ने शहर कानपुर की ओर रुख रखा था। तो इलाहाबाद के लिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, 1857 क्रांति में नील भारतीय उपमहाद्वीप में लौट आया था, है ना। 6 सप्ताह बाद खबर आई कि पूरा भारत में विद्रोह से जल रहा है। नील ने तुरंत कार्रवाई की और एक पल की सूचना पर उन्होंने रेजिमेंट के साथ मद्रास छोड़ दिया। उस समय वो मद्रास में था नील, जब सूचना मिलता 1857 की। जैसे ही 3 जून को वहाँ पहुँचा तो आसानी सिपाही रेजिमेंट ने पहले ही वहाँ भंग कर दिया था। कहाँ? इलाहाबाद में। क्योंकि आमतौर पर वफादार माने जाने वाराणसी में तैनात जो एक रेजिमेंट था विद्रोह कर दिया था, लेकिन नील कमांडर द्वारा इनको गोली चलाने के बाद वे भाग गए थे, लेकिन बाद में फिर ड्यूटी पर लौट के चल आए थे। तो वही 9 जून को इलाहाबाद के लिए वो निकल पड़ता है। कौन? कर्नल नील। फिर नील ने विद्रोहियों को संदिग्ध लोगों को फांसी देने का आदेश दे दिया था। उसने अधिकारियों के अनुसार अपने आदेश के तहत सैनिकों को बिना उचित प्रतिक्रिया के गैर लड़ाकों को संक्षेप में निष्पाचित करने और घरों को जलाने की अनुमति दे दी थी। ये काफ़ी, कहिए ये जो कर्नल नील था ना, यह भी काफ़ी उपद्रव मचाया था। और इसके नील के याद में एक मतलब नील लाइन्स अंडमान पर एक द्वीप भी है। तो इस तरह से इलाहाबाद में जो दबाने का काम कौन किया था? कर्नल नील किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किस श्रेय को जाता? तो आपको पता ही होगा, टेलर वेसेंट आयर को, जो नेतृत्व कर रहे थे कौन? ये काफ़ी वीरतापूर्वक एक साहसी व्यक्ति कौन? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, लेकिन उस विद्रोह का दमन टेलर हुआ वेसेंट आयर को जाता है। सन 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोही के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ये देखिए, याद करिए, दिल्ली विद्रोह के निकोलसन के द्वारा। यही निकोलसन होता है जो पीछे से 2 मंजिला पर क्या किया था, पीछे से वार किया जाता है। उस शायद इस समय जब गोली लगता है ना तो इसको आभास हो जाता है, क्योंकि उस समय जब ये कैंपेल आता है ना निकोलसन के बाद, ये हडसन आता है निकोलसन के बाद, तो वो उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही।
किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? किस स्थान पर? तो वह जो विद्रोह होता है, अच्छा यहाँ पर देखिए हैवलॉक है, अब याद करिए। चलिए हैवलॉक की चर्चा हम लोग किए, किस तरह से वो जब आ रहा होता है, कानपुर आ रहा होता है, तो जीटी रोड पर कत्लेआम मचाता है। फिर नाना साहब के मंत्रियों की बैठक के बाद बीबीगिरी कांड होता है, और बीबीगिरी कांड के बाद जब कानपुर को अपने अंडर में लेता है, उसके बाद फिर लखनऊ की ओर कूच करता है। लेकिन वो लखनऊ की ओर 3 बार कूच करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पर युद्ध होता है। क्योंकि आपको पता होगा ना, पहले इतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं था ना। जहाँ पर लड़ाई हुआ, मतलब ये जहाँ पर युद्ध होता था, मतलब कानपुर में कई 3-3 महीना तक बैलगाड़ियों से उस लहाजों को ढोने का काम हुआ था युद्ध के बाद। तो वह मतलब हुए सैनिकों के जोखिम के चलते वो 2 बार पीछे हटा। लेकिन आउटरम के सुदृढ़ीकरण के पहुँचते ही, मतलब जब वहाँ सुदृढ़ीकरण के अंतिम रूप से पहुँचते देख हैवलॉक ने अपने कमाल को संभाला, और 25 दिसंबर 1857 को लखनऊ को राहत मिली। कि हालांकि दूसरी विद्रोही सेना ने जैसे 25 दिसंबर को तो लखनऊ को अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद लेकिन फिर क्या होता है, फिर दूसरा जो सैनिक होता है नाकाबंदी करके घेर लेता है, फिर उसमें फंस जाता है। वही 24 नवंबर को उस हैवलॉक का वहाँ पर पेचिश के कारण बोला जाता है मृत्यु हो जाता है। इसकी खबर बोला जाता है, इसके परिवारों को खबर 2 महीना बाद जनवरी में मिलता है। हैवलॉक का तो आप देखेंगे ब्रिटिश में स्क्वाड में करके इसका मूर्ति भी बनाया गया वहाँ, इस तरह बलिदान के लिए। ये हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। लेकिन ये विद्रोह को दबाने के लिए हैवलॉक कहाँ था? वह था कानपुर। लेकिन जब कानपुर के बाद लखनऊ को और बढ़ता रुख करता है, उसमें यह उसकी मृत्यु हो जाती है। 49 में देखिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा? तो ये बेंजामिन डिज़रायली, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। बेंजामिन डिज़रायली युद्ध के बाद तुरंत क्या करते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, जो बाद में आप देखेंगे कि 1868 में यह क्या होता है, बेंजामिन डिज़राइल जो होता है प्रधानमंत्री बनता है। फिर 1874 से 80 में भी बनता है बेंजामिन डिज़राइल। इसी के शासनकाल में 1874 ईस्वी में जो शेयर है, किसका शेयर? स्वेज नहर का शेयर कीना जाता है। क्योंकि स्वेज नहर जब बनता है तो आधा शेयर फ्रांस के पास होता है, और आधा शेयर मिस्र हो गया, तुर्की हो गया, और अन्य अरब देशों के पास होता है। वही तुर्की और मिस्र अन्य अरब देशों का शेयर वो ले लेता है, ब्रिटेन ले लेता है। फिर ब्रिटेन देखेंगे किस तरह से उस नियम को तोड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्वेज नहर में कहा जाता है कि युद्धरत और बिना युद्धरत दोनों जहाज़ों को जाने दिया जाएगा, लेकिन वो क्या कहता है 1904 ईस्वी में सिर्फ बिना युद्धरत जहाज़ों को जाने देता है, जिसके कारण फिर वहाँ पर इसको लेकर जो था पट्टा उसको रद्द किया जाता है। फिर 1914 ईस्वी में जो था उसको अंग्रेज हटाने के लिए बात किया था। 1914 ईस्वी में अपना सेना बैठा देता है, जबकि वहाँ पर एक देश का किसी सेना को बैठाने की बात नहीं हुई थी स्वेज नहर में। फिर आप देखेंगे कि 1854 ईस्वी में आंदोलन स्टार्ट करता है, 1956 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण करके अंग्रेजों को फिर वहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो स्वेज नहर की चर्चा थी, क्योंकि बेंजामिन डिज़ायली के नेतृत्व में स्वेज नहर के कंपनी का शेयर खरीदा गया था, इसलिए बोले। तो वही सबसे पहले थे। चलिए नेक्स्ट है 50 में सुमेलित करना। चलिए 1857 के क्रांति का स्वरूप के संबंध में व्यक्ति विचार। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो आपको याद ही होगा, सर जॉन लॉरेंस सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था स्वतंत्र 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। फिर टेलर व आउटरम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहकर इन्होंने बताया था, है ना। टेलर और आउटरम था, है ना। एक टेलर और विसेंट आयर भी जिसकी तरह जो क्या किए थे, विद्रोह को दमन करने का काम किए थे। कहाँ में? जगदीशपुर में। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू कहा था। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी हुई है कहानी के रूप में। और सैनिक विद्रोह के रूप में सर जॉन लॉरेंस ने इसको संज्ञा दी। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह से रिलेटेड हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चर्चा की। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम लोग किसी अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।